हाय बच्चा बारी, मेरा नाम है शुभम पाठक। वेलकम टू द चैनल सीबीएसई क्लास 9 टॉपर, जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई क्लास 9 की पढ़ाई करते हैं। मैं शुभम पाठक आपको इस चैनल पे क्लास 9 की सोशल साइंस में सारे के सारे सब्जेक्ट और क्लास 9 की बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। जैसे जैसे हमारे एग्जाम करीब आ रहे हैं वैसे वैसे बच्चों की एंजाइटी साइंस के लिए, स्पेशली बायोलॉजी के लिए बढ़ती जा रही है। इसलिए मैंने सोचा कि वन शॉट लेक्चर डाल दूं आपके पहले चैप्टर ऑफ बायोलॉजी का, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आगे आगे आपको बाकी सारे चैप्टर्स की भी एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि इससे अच्छी एक्सप्लेनेशन आपको बायोलॉजी की या एसएसटी की कहीं और नहीं मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन उससे पहले हमारा एक रिचुअल होता है इस चैनल पे, जो मैं चाहती हूँ कि हम कंटिन्यू रखें। हर लेक्चर में मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस देती हूँ, क्योंकि देखो भाई, जब तक हम होमवर्क क्वेश्चंस करेंगे नहीं तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि जो पढ़ा भी है वो समझ आया है कि नहीं आया है, राइट। सो उन होमवर्क क्वेश्चंस के बच्चे कमेंट्स में आंसर करते हैं, लेकिन जो बच्चे सबसे पहले आंसर करते हैं और सबसे सही आंसर करते हैं उनका नाम मैं अगले लेक्चर में अनाउंस करती हूँ। तो पिछला जो हमारा लेक्चर था वो था इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चैप्टर का, और उसमें कायनात ने, शुभ ने, अनिका ने, गुनिका ने और दीत्या ने सबसे पहले सारे क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे। तो कंग्रेचुलेशंस बच्चा। अगर आप भी अगले लेक्चर में अपने नाम का शाउट आउट चाहते हो तो आज जो मैं अभी होमवर्क क्वेश्चंस देने वाली हूं वो होमवर्क क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में देना है। चलो स्टार्ट करते हैं कि ये क्वेश्चंस मैं लाई कहां से हूं। तो साइंस के लिए हमारी मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होती हैं, और साइंस ऐसा सब्जेक्ट है कि सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ के बहुत ज्यादा समझ नहीं आता है, आपको हमेशा एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है। तो हम टीचर्स भी जब अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं या अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो हम बहुत सारी रेफरेंस बुक्स को यूज करते हैं। अब उसमें से एक ना एक हमारी रेफरेंस बुक फेवरेट हो जाती है। मेरे लिए जो क्लास 9th की फेवरेट रेफरेंस बुक है एनसीईआरटी के अलावा, वो है ओसवाल बुक्स की सीबीएसई क्वेश्चन बैंक। इनका एक क्वेश्चन बैंक आता है और एक आता है 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स का। तो मेरे मोस्टली जो साइंस के लेक्चर्स में आप क्वेश्चंस देखोगे वो यहीं से होते हैं, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट भी नहीं, बेस्ट बुक है मार्केट में क्लास 9 साइंस के लिए। ये वाली की बात करो, दोनों ही बुक्स अच्छी हैं, दोनों में से आपको जो अच्छी लगती है आप रेफर कर सकते हो। क्वेश्चन बैंक की अलग यूएसपी है, जिसमें आपको सेल्फ असेसमेंट के लिए क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन साथ में चैप्टर के टॉपिक वाइज नोट्स मिलते हैं। टॉपिक वाइज नोट्स के साथ आपको माइंड मैप्स भी मिलते हैं, और जो क्वेश्चंस हैं वो सीबीएसई के लेटेस्ट पेपर पैटर्न, जिसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आने लग गए हैं आजकल पेपर में, डिफिकल्ट क्वेश्चन आने लग गए हैं, जिससे सिर्फ रट्टा मार के जाओगे तो नहीं आएंगे नंबर। अंडरस्टैंडिंग टॉपिक की आपको उस पर जज किया जाता है। तो वो वाले क्वेश्चन इस वाले में आपको मिल जाएंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन आपके ये सैंपल क्वेश्चन पेपर में भी हैं। तो वो क्या है कि वो क्वेश्चन बैंक है और ये सैंपल क्वेश्चन पेपर्स हैं। तो इससे क्या है कि आप पेपर में कि सही टाइम पे पूरा पेपर कंप्लीट करो और सही आंसर लिखो, उसकी प्रैक्टिस करनी है तो आपको लेने चाहिए सैंपल क्वेश्चन पेपर। और अगर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करने हैं कि भैया एक एक टॉपिक हमारा टिप्स पे हो, तो आपको लेनी चाहिए ये क्वेश्चन बैंक, ठीक है। सैंपल पेपर में आपको लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न, जो हमारा सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया था इस साल के लिए, उसी के बेसिस पे इन्होंने क्वेश्चन बैंक सैंपल पेपर्स बनाए हैं। आपको इसमें 1500 से ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं। छोटे छोटे हर चैप्टर के नोट्स भी मिलते हैं, जो क्विक रिवीजन के लिए चाहिए होते हैं ना पेपर से प्रेपरेटरी हॉलिडेज में, जो हमें जल्दी जल्दी रिवाइज करना होता है, वो वाले नोट्स हैं इसमें। सेल्फ असेसमेंट पेपर्स इसमें भी हैं, और इसमें बहुत कुछ है। तो मतलब ये देखो यहाँ पे दिया ही हुआ है कि लेटेस्ट पेपर पैटर्न पे है। तो मैं भी जो आज होमवर्क क्वेश्चंस लाई हूँ वो इन्हीं दोनों किताबों में से लाई हूँ। इन दोनों के जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप ऑफलाइन मार्केट में जाओगे तो महंगी मिलती हैं किताबें। क्यों महंगी मिलती हैं? क्योंकि वो पूरा साल एक ही प्राइस पे बेचते हैं। जो ब्रांड्स होती है, कोई भी ब्रांड की बात करो आप, चाहे ऑसवाल बोलो, कोलगेट बोलो, कोई भी ब्रांड बोलो, ब्रांड्स को पता होता है कि भैया मार्केट वैल्यू आपको कम करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों के पेपर करीब आ रहे हैं। अब ये जो बुक है हमारी इसी साल के लिए वैलिड है। तो अभी जो नवंबर का महीना चल रहा है तो इस बुक के प्राइसेस बहुत कम हो गए ऑनलाइन। लेकिन तो ऑनलाइन लेटेस्ट पेपर पैटर्न पे जो प्राइस सबसे कम, मुझे बहुत सारी वेबसाइट देखने के बाद, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन देखने के बाद जो सबसे कम प्राइस की सेम बुक मिली, वो मैं आपको लिंक में प्रोवाइड कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगर अभी भी साइंस के लिए कोई बुक चाहते हो तो इसे जरूर रेफर करना। और अब चलते हैं होमवर्क क्वेश्चंस पे। मैं बुक को भैया पहले ही दे दे रही हूँ क्रेडिट, कोई कॉपीराइट ना डाले, ओसवाल वाले कॉपीराइट ना डाले, तो भैया आपकी बुक से मैंने क्वेश्चन लिए हैं, क्वेश्चंस रहे ये। तो आप इन होमवर्क क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट में दीजिएगा। पहला होमवर्क क्वेश्चन है ये, 4 होमवर्क क्वेश्चन है। आज का लेक्चर देख के एकदम 30 सेकंड्स के अंदर आप कोई भी क्वेश्चन आंसर कर लोगे। तो मैं 4 क्वेश्चन पहले ही दे रही हूँ, पहले ये 4 क्वेश्चन कहीं नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे तो फ्री पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पूरी पीपीटी की मिल जाएगी तुम्हें। और
पूरा लेक्चर देखो और लेक्चर देखने के बाद ये 4 क्वेश्चंस पे आना, और अगर तुम एक भी क्वेश्चन आंसर ना कर पाओ तो मेरा नाम बदल देना। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे क्वेश्चन होते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो हमारे नंबर कटवाते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे इन किताबों में। और ये है चौथा क्वेश्चन। अब चलते हैं हमारे चैप्टर पे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो किसे बोला जा रहा है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? सेल को बोला जा रहा है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या होता है सेल? सेल होती है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक दीवार देखते हो तो दीवार की बेसिक यूनिट क्या हो जाती है? आपकी एक ईंट हो जाती है। ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट रखते हो तो पूरी दीवार बन जाती है। सिमिलरली आपने लेगोस देखे होंगे, लेगोस का आप ट्रक बना दो या लेगोस का आप घर बना दो, लेकिन उसकी इंडिविजुअल यूनिट क्या होगी? एक सिंगल लेगो होगा, एक सिंगल लेगो होगा जो उसकी इंडिविजुअल यूनिट होगी। तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? बेसिक या फिर फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ लेगो हाउस और अ लेगो शू और अ लेगो व्हाटएवर, राइट? सिमिलरली जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, पूरी बॉडी एक ही सेल से बनी हुई है, या वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, बॉडी में बहुत सारे अलग अलग तरीके के सेल्स हैं, डज नॉट मैटर। लेकिन अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसकी बॉडी का सबसे छोटा और सबसे छोटे लेवल पे भी फंक्शनल यूनिट जो रहेगा वो रहेगा आपका सेल। तो हम इसे बेसिक यूनिट भी बोल सकते हैं। बेसिक क्यों? क्योंकि इससे छोटे लेवल पे कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। सेल के अंदर भी बहुत सारा मामला होता है ना? सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वैक्यूल होता है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन वो बिना सेल के अंदर रहे एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जैसे आप बोलते हो ना कि एटम मैटर का सबसे बेसिक यूनिट है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन इंडिपेंडेंटली बिना एटम के फॉर्मेशन के नहीं एग्जिस्ट कर सकते। सिमिलरली लिविंग बीइंग्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल ऑर्गेनेलीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती इंडिपेंडेंटली, वो सेल के फॉर्म में ही करती हैं। तो सबसे छोटी यूनिट जो इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकती है इंडिपेंडेंटली, वो कौन सी हो गई? सेल। जैसे कि अमीबा, अमीबा किससे बना? एक सेल से बना है, तो उसका वही सेल उसकी पूरी बॉडी है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे सेल हैं, तो एक सिंगल सेल को आप वहां पे क्या बोल रहे हो? बेसिक एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, राइट? एट द सेम टाइम जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारी सेल, ये बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है। हमारी बॉडी में जितने भी आप फंक्शंस देखते हो, चाहे वो मेटाबॉलिज्म है, डाइजेशन है, खाने को पचाना है, ब्रीदिंग है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। छोटी क्लासेस से जब साइंस को ईवीएस बोलते थे, ये फंक्शंस पढ़ते आ रहे हो, लेकिन ये फंक्शंस परफॉर्म कौन करता है? हाँ, हमारी बॉडी ही करती है, लेकिन बॉडी के बेस लेवल पे ये सारे फंक्शंस कौन परफॉर्म कर रहा है? सेल परफॉर्म कर रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन से लेके रिपेयर से लेके, भैया कोई कट लग गया हाथ पे, खून बहना शुरू हो गया, वहां पे क्या होगा? थोड़े दिनों बाद वो घाव भर जाएगा, वो कट भर जाएगा। कैसे हुई वो रिपेयर? सेल की वजह से हुई। छोटा बेबी होता है, उसकी हाइट कम होती है, उसके हाथ पैर छोटे होते हैं, धीरे धीरे बड़ा होता है, एक मैन में कन्वर्ट हो जाता है, वुमन में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? ग्रोथ होती है उसकी। तो ग्रोथ भी कैसे हो रही है? क्योंकि रैपिडली सेल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट? तो ये सेल का ही सारा किया जा रहा है कि हमारी बॉडी फंक्शन कर पाती है। तो कैन वी से दैट दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ? अगर ईंट नहीं जोड़ते तो दीवार नहीं बनती, वैसे ही अगर सेल जोड़ के ह्यूमन बॉडी नहीं बनती या लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बनता तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। तो सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, राइट? कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बड़े सिंपल होते हैं, उनकी पूरी बॉडी एक ही सेल से बनी होती है, तो उसी सेल में सारे फंक्शन हो जाते हैं। चाहे उन्हें न्यूट्रिशन चाहिए, उन्हें रेस्पिरेशन चाहिए, उन्हें रिप्रोडक्शन करना है, वही सिंगल सेल सारे फंक्शन करके दे देता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चा, जिनकी बॉडी में कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज्यादा होती है। क्या होती है? कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज्यादा होती है। अब इस बात पे हम आगे चर्चा करेंगे। पहले जहां से एनसीईआरटी सेल चैप्टर को शुरू करती है वो ब्रश अप कर लेते हैं। तो सेल क्या होता है समझ आया? भैया लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे बने हैं? सेल से बने हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं? नहीं जी, वो नहीं बने, वो एटम से बने। लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल क्या क्या रोल प्ले करता है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है हमारी जिंदगी का, सारे फंक्शन सेल से परफॉर्म करते हैं। इतना आया समझ? चमक गया तुमको? ठीक है। अब सेल की डिस्कवरी किसने की थी? पहली बार किसने बात को पता लगाया कि सेल्स नाम की भी कोई चीज होती है और यही होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ? तभी तो आगे फिर पता चला ना यही होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ। पर पहले सेल का तो पता लगाना पड़ेगा। वो सेल को पता लगाने वाले महानुभाव थे रॉबर्ट हुक। क्या नाम था उनका? रॉबर्ट हुक। 1865 में, बहुत पुरानी बात हो रही है। माइक्रोस्कोप तब हो गया था इन्वेंट, लेकिन माइक्रोस्कोप तब बहुत प्रिमिटिव
तरीके का था। प्रिमिटिव मतलब बहुत पुराने तरीके का था। आज के जो माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसमें आप एटम के अंदर भी झांक सकते हो, उस टाइप के माइक्रोस्कोप नहीं आते थे। पुराने जमाने के माइक्रोस्कोप और मोर लाइक मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, उस प्रिमिटिव, उस पुराने तरीके के माइक्रोस्कोप को यूज करके एक कॉक लिया। कॉक क्या होता है बच्चा, आपने वाइन की बोतल देखी हो कभी? वाइन की बोतल को बंद करने के लिए एक लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी का गुटका एक तरीके से उसमें फंसाया जाता है, ठीक है। अब ये जो लकड़ी का गुटका होता है, इसे बोला जाता है कॉक। क्या बोला जाता है? कॉक। अब ये किससे बना होता है? ये पेड़ के कॉक से, पेड़ के बाग से बना हुआ था। तो दिस इज, ये लकड़ी का टुकड़ा कहां से आया? पेड़ों से आया। तो इसमें क्या होंगे? इसमें सेल्स होंगे। लेकिन इसमें डेड सेल्स होंगे कि लिविंग सेल्स होंगे बच्चा? डेड सेल्स होंगे, क्योंकि ये मरे हुए सेल्स है, राइट। इसको पेड़ों से अलग कर लिया, तो ये जिंदा सेल्स नहीं है, ये मरे हुए सेल्स हैं। तो कॉक लिया उन्होंने, और कॉक की ना बहुत पतली सी स्लाइस काटी। क्या काटी? थिन स्लाइस काटी कॉक की, क्योंकि अगर मोटी स्लाइस काटते हैं तो वो पुराने जमाने के माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ अच्छे से दिखता नहीं। तो उन्होंने बहुत पतली सी स्लाइस काटी कॉक की, और उससे उन्होंने ऑब्जर्व किया उस पुराने तरीके के माइक्रोस्कोप में। और तब उन्हें पता चला, उन्हें क्या दिखा उस कॉक सेल में पता है? हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा उन्हें दिखा कि कुछ बेसिक यूनिट है जो बार बार रिपीट कर रही है, उसी पैटर्न से पूरी कॉक सेल्स बने हुए हैं। उन्हें ऐसा हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर दिखा, जैसे जिसमें हनी बनता है ना, हनी का जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, वो आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तो ये स्ट्रक्चर दिखता है। उन्हें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखा, तो उन्हें लगा कि बार बार एक ही यूनिट जो है खुद को रिपीट कर रही है, और बहुत छोटे छोटे घर है, ये छोटे छोटे घरों की तरह दिख रही है ये यूनिट, चारों तरफ से बंद है और बार बार रिपीट कर रही है, उसी से पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। उसको इन्होंने नाम दे दिया, क्या दे दिया? सेल नाम दे दिया बच्चा। तो सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने की 18 में 1665, सॉरी मैंने गलती से 18 बोल दिया, 18 तो बहुत आगे, साइंस तब तक बहुत आगे पहुंच चुकी थी। 1665 में इन्होंने सेल की डिस्कवरी की, डेड सेल्स की डिस्कवरी की। किससे की इन्होंने? थिन स्लाइस ऑफ कॉक से। अब उसके बाद आते हैं और रिसर्च हुई। अब जब होती है ना कोई साइंटिफिक डिस्कवरी, तो साइंटिफिक पूरी फ्रेटर्निटी में ना माहौल बन जाता है। फिर सारे साइंटिस्ट को लगता है अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इस पे हम भी कुछ डिस्कवरी करें, हम भी कोई एक्सपेरिमेंट करें, ये तो कोई नई चीज आई है मार्केट में। उसी को तो साइंस वो बोलते हैं ना, बेसिकली साइंटिस्ट बोलते हैं। तो उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, ल्यूवन हॉक। क्या नाम था उनका? ल्यूवन हॉक। उन्होंने 1674 में अब लिविंग सेल डिस्कवर किया। भैया रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? डेड सेल डिस्कवर किया था। ल्यूवन हॉक ने क्या किया? लिविंग सेल डिस्कवर किया। घर के पास उनका एक तालाब था। तालाब में आपको पता है क्या होता है? पॉन्ड वाटर में क्या होता है? बहुत सारे सेल्स होते हैं, फ्री लिविंग सेल्स होते हैं पॉन्ड वाटर में, है ना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं बहुत सारे, काई भी होती है। काई भी क्या होती है? एक तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होती है। तो ऐसे बहुत सारे लिविंग सेल्स फ्लोट कर रहे होते हैं पॉन्ड में, राइट। वहां से ये थोड़ा सा पानी लाए और उसमें जो लिविंग, फ्री लिविंग सेल्स इन्हें देखने को मिले, उसे इन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे डिस्कवर किया। मतलब कि पहले तो ऑब्जर्व किया, फिर डिस्कवर किया। तो लिविंग सेल सबसे पहले ल्यूवन हॉक ने किए थे। कब किए थे? 1674। अब बहुत साल बीत गए, धीरे धीरे साइंस में अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप आने लगे। माइक्रोस्कोप आने लग गए तो अब हम सिर्फ सेल को नहीं देख रहे थे, अब हम सेल के अंदर भी देख रहे थे, क्योंकि माइक्रोस्कोप बहुत एडवांस तरीके के आ गए थे। तो अब आया साल 1831। अब देखो यार, यहाँ पे चल रही थी 17वीं शताब्दी, यहाँ पे आ गई 19वीं शताब्दी, तो हमारी शताब्दियां में 200 साल आगे चली गई है। अब आया 1831 और साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट ब्राउन। भाई रॉबर्ट नाम के लोगों ने ना साइंस में बिल्कुल मचा रखा था। तो रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने 1831 में डिस्कवर किया कि जब सेल के अंदर देखते हो ना आप, तो बिल्कुल सेल के मिडल में आपको एक गोल गोल चीज दिखती है यार, जो बिल्कुल सेल के सेंटर में होती है और सारे लिविंग सेल्स में देखने को मिलती है। क्या है ये चीज? इन्होंने बोला इस चीज को मैं नाम देता हूं न्यूक्लियस। क्या नाम देता हूं? न्यूक्लियस। तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। अब फिर साइंस की पूरी फील्ड में अफरा तफरी मच गई कि अब हम सेल के अंदर भी देख रहे हैं, चलो मैं भी देखता हूं, चलो मैं भी देखता हूं। अब आए भैया पुरकिंजे भाई साहब। कौन से भाई साहब? पुरकिंजे भाई साहब। उन्होंने जल्दी देखो 1831 में न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ और इन्होंने 1839 में अपने रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिए। पी फॉर पुरकिंजे, पी फॉर प्रोटोप्लाज्म। इन्होंने क्या बोला कि सेल के
अंदर जो सारा का सारा फ्लूइड होता है ना, सारा का सारा लिक्विड होता है जिसमें बाकी सारी चीजें होती है, उस सारे के सारे लिक्विड को क्या बोलेंगे? हाँ, उसको हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। अब आपका एक होमवर्क क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस होता है? इनमें से एक में न्यूक्लियस काउंट होता है और एक में न्यूक्लियस काउंट नहीं होता। तो आपको ये सर्च करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है। थोड़े से तो दिमाग के घोड़े साइंस में दौड़ाने पड़ेंगे, रटने से तो काम नहीं चलेगा, ठीक है? तो पुरकिंजा भाई साहब की बात हो गई। अब आती है सेल थ्योरी। अब सेल के बारे में थोड़ी और बात की जाए कि सेल क्या है, कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं क्या। तो दुनिया में दो सेल की थ्योरी आई है, एक ट्रेडिशनल सेल थ्योरी आई है बच्चा, और एक आई है मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी ने ट्रेडिशनल सेल थ्योरी को ऐसा नहीं बोला कि वो बिल्कुल गलत है। मॉडर्न सेल थ्योरी ने ट्रेडिशनल सेल थ्योरी में एक और पॉइंट ऐड कर दिया। तो पहले ट्रेडिशनल सेल थ्योरी की बात करते हैं। ये बनाई थी दो साइंटिस्ट ने मिलकर, इनका नाम था श्लीडर एंड शॉन, स्क्वायर, श्लीडर एंड शॉन। इन्होंने क्या बोला कि सेल बेसिक यूनिट है लाइफ का, बेसिक यूनिट है, यानी कि अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसकी बॉडी किससे बनी हुई होगी? सेल से बनी हुई होगी। और सारे के सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो सेल से बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एनिमल या पर्टिकुलर प्लांट सेल से बना है, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं, और इसीलिए सेल जो है बेसिक और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं ये क्या हो गए? ट्रेडिशनल सेल थ्योरी के पॉइंट्स हो गए। अब और थोड़ी सी डिस्कवरी हुई, 1855 हो गया। 1855 में एक और साइंटिस्ट निकले जिनका नाम था विरचाओ। उन्होंने इन्हीं दोनों पॉइंट्स में एक और पॉइंट ऐड कर दिया। इन्होंने बोला ये सब तो ठीक है, जो बोल रहे हो तुम बिल्कुल सच बात है, लेकिन तुम्हें पता है कि हर नया सेल, ध्यान से सुनना, हर नया सेल प्री एग्जिस्टिंग यानी कि पुराने सेल में से ही निकलता है। मतलब कि सेल सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, और सेल की इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है बच्चा टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी, पोटेंसी का मतलब पोटेंशियल, टोटी का मतलब खुद में से खुद को प्रोड्यूस करने का पोटेंशियल। तो सेल में ये ताकत है कि हर सेल नए सेल को बना सकता है। मतलब कि नए सेल किससे बनते हैं? पुराने सेल से ही बनते हैं। सही बात हो गई है ना। अब इस पॉइंट को ऐड करके हमारी क्या बन गई? मॉडर्न सेल थ्योरी बन गई। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि सबसे पहले आए भाई रॉबर्ट हुक भाई साहब, जिन्होंने बोला कि लिविंग मतलब बॉडी मतलब सेल नाम की कोई चीज होती है, पर उन्होंने डेड सेल डिस्कवर किए थे। लीवनहॉक ने बोला हाँ सेल नाम की कोई चीज होती है, उन्होंने लिविंग सेल डिस्कवर किया। फिर आया रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने बोला सेल के अंदर कुछ गोल गोल चीज होती है सेंटर में, जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं। पुरकिंजे ने बोला सेल के अंदर एक फ्लूइड भी होता है, उसे प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। श्लीडर एंड शॉन ने बोला हाँ जी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए होते हैं, तो सेल हो गई बेसिक यूनिट एंड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फिर आए विरचॉ ने बोला ये बातें सब सही हैं, लेकिन एक और बात है कि जो नए सेल्स है वो पुराने सेल्स में से निकलते हैं। ठीक है, तो यही सारा कुछ, इसमें से एक एक वर्ड, एक एक डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो डेट्स का तो रट्टा लगाना है तो रट्टा लगा लो, वरना 4 बार लिख के देखोगे तो याद हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। ओके, सो सेल्स आर द बेसिक एंड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, वी हैव कवर्ड दैट। नाउ फॉर्चुनेटली सेल्स अलग अलग तरीके से रीअरेंज होते हैं। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी होती है, जैसे कि अमीबा हो गया, जैसा कि हो गया पैरामीशियम हो गया। मोस्टली जो बैक्टीरियाज होते हैं वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्हें यूनिसेलुलर बोला जाता है बच्चा। अन जो रूट है ना, इंग्लिश में अगर कहीं पे भी अन लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है वन। तो यूनिसेलुलर का मतलब वन सेल से जिसकी पूरी बॉडी बनी है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, देखो अमीबा क्या होता है? इरेगुलर से एक सेल होता है, इसी में डाइजेशन होता है, इसी में रेस्पिरेशन होता है, इसी सेल से एक्सक्रीशन होता है। जो भी अमीबा को जिंदा रखने के लिए कोई भी प्रोसेस चाहिए, लाइफ प्रोसेस चाहिए, वो सारे के सारे लाइफ प्रोसेस किस में हो रहे हैं? एक ही सेल में हो रहे हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चा जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर का तो सीन सारा सिंपल चल रहा है, आप कोई क्वेश्चन ही नहीं आ सकता पेपर में कि बताओ अमीबा में कौन सा सेल है जो रेस्पिरेशन करता है। भैया एक ही सेल है, वही सब कुछ करता है। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे कि अगर पानी में जो रखी हुई काई है ना, अगर आप उसको भी लेंस के नीचे देखोगे, माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे, तो आपको मल्टी सेल्स दिखेंगे। लेकिन आपने देखा है काई कितनी बड़ी होती है? छोटी सी होती है काई, वो जो ग्रीन ग्रीन एल्गे घूम रहा होता है ना पानी के ऊपर, उसकी बात कर रही हूँ। लेकिन
वही हम ह्यूमन बींग्स को देखो कितने सारे सेल्स हैं, कैट्स को देखो, काउस को देखो, डॉग्स को देखो कितने सारे सेल्स हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कॉम्प्लेक्सिटी धीरे 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 बढ़ती रहती है। जैसे ह्यूमन बींग्स जो हैं बहुत हायर एनिमल्स में काउंट होते हैं, तो हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी, हमारे बॉडी में 1000 तरीके के सेल्स होंगे कम से कम, राइट? सो वी आर वेरी कॉम्प्लेक्स, बट सम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर सिंपल। लेकिन फंडा दोनों का सेम है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में एक सेल नहीं होगा, बहुत सारे सेल्स होंगे ना। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, वैसे वैसे सेल्स का डिफरेंशिएशन होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में इतनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट है, देखो मैं बोल रही हूँ मुझे कितनी एनर्जी चाहिए, मुझे सांस भी लेना है, मेरी बॉडी में खून भी पंप होना है, मुझे अपना जो खाना ब्रेकफास्ट खाया था वो भी पचाना है, सब कुछ एक साथ ही करना है। तो इतनी कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि डिफरेंशिएशन हो जाता है। कुछ सेल्स होते हैं जो झुंड बना लेते हैं, और झुंड बना के वो क्या करते हैं, पर्टिकुलर फंक्शन ले लेते हैं। उस पर्टिकुलर झुंड को क्या बोला जाता है, टिश्यू। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सम सेल्स ग्रुप टुगेदर एंड दे मेक अ टिश्यू, एंड टिश्यू टेक्स अप अ पर्टिकुलर फंक्शन। और हायर ऑर्गेनिजम्स में जाओगे, फॉर एग्जांपल कैट्स, डॉग्स, ह्यूमन बींग्स, तो टिश्यू बाद में जाके खूब सारे टिश्यू मिलके क्या बना लेते हैं, ऑर्गन बना लेते हैं। फिर बाद में खूब सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बना लेते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। फिर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं, ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। जिस भी ऑर्गेनिज्म की बात करो उसकी बॉडी बनाते हैं। तो ऐसा नहीं कि सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपको ये सारी चीजें दिखेंगी। कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ सेल डिफरेंशिएट होकर टिश्यू में ही होते हैं और उससे उनका काम चल जाता है। लेकिन जितना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म उतना कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन। और ये क्यों होता है, क्योंकि रिक्वायरमेंट बॉडी की बढ़ती जाती है। अब रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है तो हमें सारी कोई भी चीज बैक सीट पे नहीं रह सकती। हमारी तरह नहीं कि आज साइंस पढ़ लेते हैं इंग्लिश बाद में पढ़ेंगे, नहीं नहीं, रेस्पिरेशन भी होना है, डाइजेशन भी होना है, सब कुछ होना है। सब कुछ इक्वली इंपॉर्टेंट है लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। इसीलिए हमें अलग अलग सेल्स के अलग अलग टिश्यूज बना के उन्हें ऑर्गेनाइज करके ऑर्गन्स बनाना पड़ता है, फिर फर्दर ऑर्गेनाइज करके ऑर्गन सिस्टम बनाना पड़ता है, फिर जाके ह्यूमन बॉडी बनती है। और इसमें से एक भी चीज इधर उधर हुई, एक भी ऑर्गन, एक भी टिश्यू में कोई कमी आई तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, दवाइयां खानी पड़ेगी, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, क्योंकि हम बीमार हो जाएंगे, बॉडी फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं करेगी। सो दिस इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे इस चीज को क्या बोला जाता है बच्चा, इस चीज को बोला जाता है डिवीजन ऑफ लेबर। कि बॉडी जितने भी फंक्शन परफॉर्म कर रही है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, वो फंक्शन डिवाइड हो गए, डिवाइड होके अलग अलग टिश्यूज या अलग अलग ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम्स को वो फंक्शन प्रोवाइड कर दिए गए। अनलाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें सारे फंक्शन बेचारा एक ही सेल करके दे रहा था। ठीक है, सो इज दिस क्लियर? क्लियर ना? कमेंट्स में बताना जरूर। चलो अब शेप एंड साइज की बात करते हैं। तो दुनिया के सारे सेल्स की बात हो रही है तो ऑब्वियसली इनका डिफरेंट डिफरेंट शेप होता है, डिफरेंट डिफरेंट साइज होता है। बट उससे भी पहले कुछ सेल्स होते हैं जिनकी शेप कभी चेंज नहीं होती, जिसे बोलते हैं फिक्स्ड सेल। अगर मेरी बॉडी का भी अगर आप नर्व सेल उठा के देखोगे, नर्व सेल, न्यूरॉन जिसे बोला जाता है, तो उसकी भी वही शेप होगी जो आपकी बॉडी में नर्व सेल की होगी, क्योंकि हम दोनों एक ही स्पीसीज को बिलोंग करते हैं, राइट? सो देयर आर सम सेल्स जो अपनी शेप चेंज नहीं करते, जैसे कि नर्व सेल हो गया, जैसे कि लड़कियों में ओवम हो गया, लड़कों में स्पर्म हो गया। इनकी जो शेप है पूरी स्पीसीज के लिए सेम रहती है। लेकिन देयर आर सम सेल्स जो शेप चेंज करते हैं, जैसे अमीबा। अमीबा अगर कोई बच्चा पेपर में ऐसा बना के आया है और कोई बच्चा पेपर में ऐसा बना के आया है, दोनों ही ठीक है, क्योंकि अमीबा की उस सिंगल सेल की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती। सिमिलरली व्हाइट ब्लड सेल्स भी शेप चेंज करते हैं, इरेगुलर शेप के होते हैं। बट देयर आर सम, मोस्टली सेल्स जो होते हैं वो किस शेप के होते हैं, फिक्स्ड शेप के होते हैं। अब साइज की बात करते हैं। अब ये भी डिपेंड करेगा कि सेल क्या फंक्शन कर रहा है। फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा नाम का एक सेल है दुनिया में जो इतना छोटा है, 0.5 माइक्रोन उसका वो है साइज है, बहुत ही छोटा है। एंड देन देयर इज ऑस्ट्रिच एग, जिसे एक सेल माना जाता है, और वो इतना बड़ा होता है। पहली बात तो दिखता है, और दिखता भी क्या, 18 सेंटीमीटर उसकी वो हो सकती है, साइज हो सकता है। देन देयर इज हमारा न्यूरॉन। अब न्यूरॉन देखो, हम जब मान लो तुमने कोई गरम प्लेट छुई, गरम प्लेट छूते ही तुम्हें हाथ हटाना है। अगर तुमने 2 मिनट ले लिए ना सोचने में हाथ हटाऊं कि नहीं हटाऊं, हाथ तो जल जाएगा, फोले पड़ जाएंगे वहां पे, छाले हो जाएंगे वहां पे, है ना?
तो हमें तुरंत हाथ हटाना होता है। तो ह्यूमन बींग्स को क्या करना होता है, डिसीजन बहुत जल्दी जल्दी लेने होते हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है। तो इसीलिए हमारी बॉडी में जो नर्व सेल्स होते हैं ना, वो बहुत लंबे लंबे होते हैं, क्योंकि उन्हें ना इन्फॉर्मेशन लेके जानी होती है। भाई हाथ गर्म प्लेट पे रखा, वो इन्फॉर्मेशन दौड़ते हुए हमारे ब्रेन तक जाती है, हमारे पास कोई टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। इसलिए हमारा नर्व सेल जो होता है, जो न्यूरॉन होता है, वो 90 सेंटीमीटर जितना लंबा भी हो सकता है। तो यू सी यहाँ पे इसकी लेंथ इसके फंक्शन पे डिपेंडेंट है। होता है ये बड़ा पतला है, लेकिन लंबा कितना है। तो द साइज ऑफ द सेल मोस्टली डिपेंड्स अपॉन कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वो पाया जा रहा है, किस ऑर्गेनिज्म में वो पाया जा रहा है, और किस फंक्शन को वो परफॉर्म करता है। ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ सेल। ये तो समझ आ गया, फंक्शन सेल के अलग अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन किस सेल की बात की जा रही है, स्पेशली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सारे फंक्शन वो सिंगल सेल परफॉर्म करता है, सिंपल। अब सेल के अंदर ऐसा क्या होता है कि सेल इतने सारे फंक्शन परफॉर्म कर पाता है? तो बच्चा सेल के अंदर होते हैं कंपोनेंट, जैसे एटम के अंदर होता है आपका न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, राइट, दोज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एटम। सिमिलरली सेल के अंदर होती है सेल ऑर्गेनेलीज। क्या होती है? सेल ऑर्गेनेलीज। और इस सेल ऑर्गेनेली का अपना अपना फंक्शन होता है। ये डिफरेंट सेल ऑर्गेनेली अगर सेल के अंदर नहीं होंगी तो नहीं रह सकती दुनिया में, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती। लेकिन जब ये सेल के अंदर होती हैं तो ये आपस में एक्सचेंज करती हैं इंफॉर्मेशन। ये सेल ऑर्गेनेली आपस में मिलजुल के काम करती हैं और एक लिविंग सेल को क्या बनाती हैं? फंक्शनल बनाती हैं। तो सेल क्यों कर पाता है परफॉर्म कोई भी फंक्शन? क्योंकि सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेली होती हैं जो फंक्शन परफॉर्म करके दे रही होती हैं, राइट। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मैंने क्या बताया, बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो अलग अलग सेल अलग अलग काम ले लेते हैं। स्टमक के सेल्स बोल रहे हैं हम डाइजेशन देखेंगे, आईज के सेल्स बोल रहे हैं हम ना देखेंगे कि सब कुछ दिखाई दे रहा है अच्छे से कि नहीं, जबान के सेल्स बोल रहे हैं, टंग के सेल्स बोल रहे हैं हमें तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं, मेरा काम है कि टेस्ट आ रहा है खाने में कि नहीं। सो अलग अलग सेल्स ने अलग अलग फंक्शन ले लिया, राइट। ये तो हो गया डिविजन ऑफ लेबर बिटवीन द सेल्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन सेल के अंदर भी डिवीजन ऑफ लेबर होता है बच्चा। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनेली हैं, ऑर्गेनेली 1 2 3 4 अलग अलग ऑर्गेनेली हैं, इन सबका सेम फंक्शन नहीं है, इन सबका अलग अलग फंक्शन है, और ये अलग अलग फंक्शन मिला जुला के सेल को फंक्शनल रखता है। आया समझ? क्लियर ना कि सेल का डिवीजन ऑफ लेबर सेल के अंदर भी देखने को मिलता है। नाउ देयर इज वन मोर तरीका, एक और तरीका है जिसके बेसिस पे आप सेल को क्या कर सकते हो? डिवाइड कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि सेल कितना कॉम्प्लेक्स है। तो इसके बेसिस पे हम सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्लास 11th में भी चले जाओगे ना यही टॉपिक होगा, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा, तो अभी क्लियर कर लो यार, स्पेशली वो बच्चे जिन्हें नीट देना है, नीट नहीं भी देना है, सिर्फ क्लास 9th की बायोलॉजी में नंबर अच्छे लाना चाहते हो तो भी पढ़ लो यार। तो सेल दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्रोक्रियोटिक सेल, एक होता है यूक्रियोटिक सेल। प्रो का मतलब होता है पहले वाला, यानी कि आपको पता ही है दुनिया में ये पूरी जिंदगी, पेड़ पौधे, कुत्ते, बिल्लियां, ये सब कुछ कहां से है? एक सिंगल सेल से आए। एवोल्यूशन इसी को तो बोलते हैं। सिंगल सेल पे धरती से क्या क्या नहीं बन गया। आप देखो धरती हमने पूरी हड़प ली है ना तो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स केम फ्रॉम सिंगल सेल। बट जो पुराने तरीके के ऑर्गेनिज्म बने वो ऑब्वियसली थोड़े सिंपल ऑर्गेनिज्म से, जैसे बैक्टीरिया बहुत पहले बन गए थे। ह्यूमन बींग्स तो दुनिया में बहुत बाद में आए, बैक्टीरिया तो बहुत पहले बन गए थे, सदियों पहले बन गए थे। तो बैक्टीरिया क्या है? सिंपल लाइफ फॉर्म है, क्योंकि सिंगल सेल से धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ ना, तो धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ, तो जो पुराने वाले हमारे ऑर्गेनिजम्स है, दे स्टिल हैव अ वेरी सिंपलर ऑर्गेनाइजेशन। दोस सेल्स आर नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, पुराने वाले सेल्स, इनका सिंपल स्ट्रक्चर होता है बच्चा, ये सिंपल होते हैं, और ये यूकैरियोटिक सेल से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। इनका डिफाइनिंग फीचर क्या है कि इनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, कोई डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। जैसे अभी तो हम क्या कह रहे थे, लिविंग सेल्स को जब हम देखते हैं तो उसमें डिफाइंड एक बीच में एक डार्क कलर का छोटा छोटा एक पॉइंट दिखता है सेल के अंदर, बिल्कुल बीचों बीच प्रोमिनेंटली आपको माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेगा कि आपको पता चलेगा ये तो न्यूक्लियस है। लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक सेल देखोगे ना तो उसमें कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलेगा। तो क्या इसका मतलब है कि प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए नहीं होता है? भाई डीएनए तो लाइफ का बेसिस है। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, उसी में तो सारी इंफॉर्मेशन छुपी है। भाई मेरे आंख, नाक, कान, हाइट, बालों का रंग, आंखों का रंग, ये सब कुछ कौन डिफाइन कर रहा है? मेरा डीएनए डिफाइन कर रहा है, जो मेरे पेरेंट्स से आया। तभी तो कहते हैं बच्चे अपने माँ बाप पे जाते हैं। सिमिलरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी तो यही होता है। अमीबा से जब दूसरा डॉटर अमीबा बनेगा वो भी तो पेरेंट अमीबा की तरह ही दिखेगा।
क्यों? क्योंकि पेरेंट अमीबा का जो डीएनए है वही तो कॉपी होके डॉटर अमीबा बना रहा है। अभी थोड़ी हायर लेवल की बातें हो गई, सिलेबस में नहीं है, बट एनसीईआरटी क्या करती है, छोटा सा लाइन डाल देती है और बच्चों को फिर समझाना पड़ता है। तो डीएनए की होती है देखो कॉपिंग, चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, जब तक तुम छापोगे नहीं ना डीएनए तब तक दूसरा ऑर्गेनिज्म बनेगा कैसे। तो डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक सेल में भी, लेकिन वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है, वो सेल के अंदर ऐसे फ्री फ्लोटिंग होता है। फ्री फ्लोटिंग का मतलब घूम रहा होता है कहीं कहीं, ठीक है, डीएनए एज अ मटेरियल, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया में नहीं होता है, या होगा भी कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स है जहां पे फिर भी डीएनए एक पर्टिकुलर एरिया में पाया जाएगा। तो एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियोइड टाइप की एक छोटी सी जगह होती है। जैसे मान लो ये प्रोकैरियोटिक सेल है, यहाँ पे इरेगुलर सा कुछ होगा और उसके अंदर डीएनए पाया जाएगा, बट इट इज नॉट लाइक अ यूकैरियोटिक सेल जहां पे प्रॉपर न्यूक्लियस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल का सबसे बड़ा फीचर क्या है कि उसमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। दूसरा, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली भी नहीं होती, जो अभी हमने पीछे पढ़ा ना, सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं, उसके अंदर उसकी मेम्ब्रेन भी होती है, उन ऑर्गेनेलीज की आउटर कवरिंग भी होती है, किसी की दो दो होती है, किसी की सिंगल होती है, लेकिन आउटर कवरिंग होती है। लेकिन हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी अपैरेटस हो गया, आप आगे पढ़ोगे, ये वाली ऑर्गेनेलीज इसमें होती नहीं, क्योंकि सिंपल ऑर्गेनिज्म, सिंपल सेल्स की बात हो रही है। तो जो बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गे हो गया, ये सारे सेल्स किस में आते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में आते हैं। मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। देखो प्रोकैरियोटिक सेल का यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, एक बैक्टीरियल सेल दिखाया हुआ है, आप देखो यहाँ पे, ये बहुत वेल डिफाइंड सेल नहीं है, बहुत वेल डिफाइंड इसकी सेल मेम्ब्रेन नहीं है, बहुत वेल डिफाइंड यहाँ पे कोई न्यूक्लियस नहीं है, राइबोसोम्स भी हैं तो वो ऐसे ही फटर फटर घूम रहे हैं इधर उधर, राइट। So this is a very simple structure जो आपको बैक्टीरियाज में देखने को मिलता है। Then the other ones are यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल देखो कितना डिफाइंड है, देखो बिल्कुल वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन्स भी दिख रही है, न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटी सी गोल चीज दिख रही है, न्यूक्लियोलस। तो इसको कहते हैं यार सुंदर सा न्यूक्लियस। ये सुंदर सा न्यूक्लियस किसका फीचर है भाई, ये है यूकैरियोटिक सेल्स का फीचर्स। सो यूकैरियोटिक सेल्स नए सेल्स होते हैं जो एवोल्यूशन में नए बने हैं। नए का मतलब ये नहीं है कि 100 साल पहले बने हैं, बने ये भी करोड़ों साल पहले, लेकिन अर्थ की लाइफ से अगर कंपेयर करोगे तो कंपैरेटिवली प्रोकैरियोटिक सेल से थोड़े नए हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियस की भी मेम्ब्रेन होती है, दो मेम्ब्रेन्स होती हैं यूजुअली, और उसमें होता है डीएनए या जेनेटिक मटेरियल जिसे आप बोलते हो। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी दिखती हैं, कुछ ऑर्गेनेलीज होती हैं जो सिर्फ प्लांट्स में दिखती हैं, लेकिन एनिमल सेल्स में भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज बहुत सारी होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, आगे सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। साथ में इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, आप खुद ही देख लो यार, ये सेल देखो जरा और ये सेल देखो जरा, ऑब्वियसली ये वाला कितना कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इनका प्रोकैरियोटिक सेल से। तो जितने एनिमल सेल्स हैं हमारे, कैट के सेल्स हो गए, डॉग्स के सेल्स हो गए, प्लांट सेल्स हो गए, फंजाई हो गए, प्रोटिस्टास हो गए, वर्टिब्रेट्स हो गए, मैमल्स हो गए, कोई भी बोलो आप, जो भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं सब किससे बने हुए होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। तो अब हम जो सिलेबस में पढ़ने वाले हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ने वाले हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स हमारे सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं है, बस इतना ही था, वो डिफरेंस ही था प्रोकैरियोटिक सेल्स का, ठीक है। तो पहले हम वो वाली ऑर्गेनेलीज पढ़ लेते हैं, वो वाली ऑर्गेनेलीज पढ़ लेते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हो या यूकैरियोटिक सेल्स हो, दुनिया के सारे लिविंग सेल्स में ये ऑर्गेनेलीज देखी जाती है, ठीक है, दुनिया के सारे सेल्स में। इसमें आता है बच्चा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद आता है आपका सेल वॉल, और सेल वॉल के बाद आता है, कहां गया यार, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ठीक है। आप बोलोगे मैम अभी तो बोला प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, तो जब आप न्यूक्लियस पढ़ेंगे तो वो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट पढ़ेंगे। न्यूक्लियस नहीं भी होता तो उसमें न्यूक्लियोइड तो होता है ना भाई, जिसमें डीएनए होता है, तो न्यूक्लियस का कोई एक तरीके का सिमिलर स्ट्रक्चर तो होता है ना, तो इसे मतलब ये वो वाली चीजें हैं जो सारे सेल्स में देखने को मिलती है। फिर हम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज पढ़ेंगे, जैसे कि जो मतलब जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेलीज होती है, गोल्जी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी सेल ऑर्गेनेलीज या सेल का कॉम्पोनेंट ही, लेकिन हम ऐसे डिफरेंशिएट करके पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो और नाम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन, तीन नाम हो गए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन, तीनों एक ही बात है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है भैया, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। क्या होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, लेकिन एनिमल सेल्स में आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, क्योंकि प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक मेम्ब्रेन होती है, जैसे तुम सेल वॉल बोलते हो, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, बट मोस्टली
प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो गया, एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग हो गई। अब आउटर मोस्ट कवरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होगा कि भैया सेल के अंदर जो मामला है और सेल के बाहर जो मामला है, दोनों को क्या करके रखेगी, सेपरेट करके रखेगी। घर का दरवाजा होता है, घर का दरवाजे का क्या काम है, छोटी सी चीज है, घर के दरवाजे का क्या काम है कि घर के बाहर के जो लोग हैं और घर के अंदर के जो लोग हैं उन्हें सेपरेट करके रखो, है ना भाई, घर के अंदर के लोगों को प्रोटेक्ट करके रखो। प्लाज्मा एग्जैक्टली वही काम है। ये भी क्या है, घर के दरवाजों की तरह सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। भैया मेरे घर के दरवाजे तो सबके लिए तो नहीं खुलते, पहले तो मैं घर में दरवाजे में से झांक के देखती हूँ कि जिसने घंटी बजाई है उसे मैं जानती हूँ कि नहीं जानती हूँ, जानती हूँ तो दरवाजा खुलता है। सिमिलरली हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सबके लिए सेल को नहीं खोलती है, सबके लिए खुद को ओपन नहीं करती है। अगर सेल के लिए वो जो चीज है वो अच्छी है तो वो दरवाजे खोलती है अपने, वो जो है सेल के अंदर चीजों को आने देती है, वरना वो नहीं आने देती। तो सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब परमिशन देती है सेल के अंदर से चीजें जाने के लिए या सेल के अंदर चीजें आने के लिए, लेकिन सारी चीजों को नहीं देती परमिशन, सिलेक्ट करती है। ठीक है, अब बनी किससे होती है, तो ये दो चीजों से बनी होती है। एक तो हो गया बच्चा लिपिड। लिपिड क्या होते हैं, फैट के सिंपलर वर्जन को, फैट होता है ना, खाने में फैट होता है हमारे, फैट के सिंपलर वर्जन को लिपिड बोला जाता है। तो लिपिड की स्पेशली फोस्फोलिपिड से बनी होती है हमारी बायोमेम्ब्रेन। फोस्फोलिपिड की दो लेयर होती है। आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे सैंडविच मॉडल, तो होता क्या है, लेयर 1 लेयर 2 और बीच में होते हैं उसके प्रोटीन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो क्या दिखेगा, सैंडविच मॉडल है, दो फोस्फोलिपिड्स की लेयर है और बीच में क्या है, प्रोटीन है। तो किन दो चीजों से बना है ये, फोस्फोलिपिड्स और प्रोटीन। और इसी की वजह से क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है ये। अब इसे फ्लेक्सिबल तो होना ही पड़ेगा ना, इसे एंट्री देनी है, एग्जिट करवाना है, सेल से बाहर भी तो कुछ सामान जाएगा। अब भैया सेल ने मान लो कोई एंजाइम बनाई, वो एंजाइम ब्लड में रिलीज भी तो होनी पड़ेगी, काम तो तभी करेगी ना वो। कभी कभी होता है एंजाइम बनती किसी एक पार्ट में और एक्शन उसका दूसरे पार्ट में होता है, तो वहां तक ट्रैवल तो वो तभी करेगी ना जब वो एंजाइम सेल से बाहर निकलेगी। तो सेल के अंदर से भी सामान बाहर जाना होता है और बाहर से भी कुछ सामान कभी कभी सेल के अंदर आना होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों ही चीजें करके देती है। इन दोनों प्रोसेस के अलग अलग नाम है। एंडो, एंडो का मतलब अंदर आना। अगर सेल के अंदर किसी चीज को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सिलेक्टिव एंट्री मिल रही है उसे तुम बोलोगे एंडोसाइटोसिस। क्या बोलोगे बच्चा, एंडोसाइटोसिस। सेल के बाहर कोई चीज जा रही है सेल के अंदर से बन के, उसे तुम बोलोगे एक्सोसाइटोसिस। एग्जिट हो रही है, एग्जिट हो रही है सेल से, एक्सोसाइटोसिस। नाउ एंडोसाइटोसिस का एक एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी में, तो वो जरा पढ़ लेते हैं। यहां बताती हूं, मान लो ये अमीबा है। अमीबा क्या होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, तो सारे फंक्शन यही करेगा। अब इसको भूख लगी है, मान लो अमीबा के पास पड़ा हुआ है फूड वैक्यूल। क्या है, फूड पड़ा हुआ है, नॉट वैक्यूल, खाना पड़ा हुआ है। अब अमीबा के ना छोटे 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 ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अमीबा के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इसे क्या बोला जाता है, सूडोपोडिया। क्या बोला जाता है, सूडोपोडिया। पोडिया का मतलब होता है बायोलॉजी में बच्चा टांगे। क्या मतलब है, टांगे, लेग्स। सूडो का मतलब फॉल्स, फॉल्स लेग्स। तो ये लेग्स जैसे तो नहीं है, दे आर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन अब ये क्या होता है, ये ब्रश लाइक स्ट्रक्चर मूव करते हैं ऐसे ऐसे, टू एंड फ्रो मूव करते हैं। तो अमीबा धीरे 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 क्या आगे बढ़ने लगता है। तो सूडोपोडिया की मदद से अमीबा अपने खाने के पास पहुंचता है और खाने को अंदर ले लेता है। खाने को बोलते हैं यार तू अंदर आ, और खाने के ऊपर बन जाता है एक वैक्यूल, और वो वैक्यूल अब यहां चला जाता है अमीबा के अंदर, और वो सारा क्या होता रहता है, डाइजेस्ट होता है, और ऐसे मिलता है अमीबा को खाना, ऐसे मिलता है अमीबा को न्यूट्रिशन। अगेन हायर क्लासेस की बात है, लेकिन आपको क्यों बता रही हूं, क्योंकि एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है कि एंडोसाइटोसिस का एक एग्जाम्पल है, अमीबा में खाने का इंटेक अंदर आया ना, एंडोसाइटोसिस, खाना अंदर आया। सूडोपोडिया की मदद से अमीबा ने जो एंडोसाइटोसिस की, इसको क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। कंफ्यूज नहीं होना, सूडोपोडिया क्या है, वो फॉल्स टांगे अमीबा की जिसकी मदद से वो खाने तक पहुंचता है। एंडोसाइटोसिस क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन है जिससे वो चीजों को सेल के अंदर परमिशन देता है। अब एंडोसाइटोसिस स्पेशली जब अमीबा में होता है खाने को अंदर लाने के लिए, तो उसका एक डिफरेंट नाम है जिसका नाम है फैगोसाइटोसिस। तो साइटोसिस यहां पे भी है, साइटोसिस यहां पे भी है, तो ऐसे ही याद रखना है कि एंडोसाइटोसिस फैगोसाइटोसिस एक ही बात है। बस फैगोसाइटोसिस अमीबा के लिए एक टर्म यूज किया जाता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए एंडोसाइटोसिस यूज करोगे, अमीबा के केस में फैगोसाइटोसिस यूज करोगे। ठीक है जी, तो ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर चीजें आती कैसे है, जाती बाहर कैसे है, इसके दो प्रोसेस है। अब इसमें आती केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है डिफ्यूजन,
तुम सबने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तुम्हारे टीचर ने पढ़ाया होगा, अगरबत्ती एक कोने में जलाओ, उसका जो धुआं है, उसकी जो खुशबू है पूरे घर में फैल जाती है। कैसे फैलती है भाई? वो फैलती है डिफ्यूजन से, राइट। तो देयर आर टू प्रोसेसेस जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। एक है आपका डिफ्यूजन, एक है आपका ऑस्मोसिस। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है बच्चा? डिफ्यूजन का मतलब होता है जब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे कोई चीज जाती है। जब मूवमेंट होता है पानी का या गैस का, पहली बात तो डिफ्यूजन किस में होती है? सबसे ज्यादा गैसेस में होती है, उसके बाद लिक्विड में होती है, उसके बाद सॉलिड्स में होती है। सॉलिड में ऑलमोस्ट डिफ्यूजन ना के बराबर होती है। बट व्हाट इज डिफ्यूजन? जब हायर कॉन्सेंट्रेशन से गैस या वाटर कहां जाएंगे? आपके लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे जाएंगे। क्योंकि अगर आपने अगरबत्ती जलाई है तो अगरबत्ती की खुशबू हायर कॉन्सेंट्रेशन पे कहां है? अगरबत्ती के ऊपर है, अगरबत्ती के पास है। और लोअर कॉन्सेंट्रेशन में कहां है? कमरे के दूसरे छोर में है, जहां पे अगरबत्ती के मॉलिक्यूल्स हैं ही नहीं, खुशबू के मॉलिक्यूल्स हैं ही नहीं। तो वो वहां से क्या करती है? दूसरी जगह तक फैल जाती है। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे जब गैसेस और लिक्विड जाते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिफ्यूजन से मोस्टली गैसेस का एक्सचेंज करती है। क्या करती है? गैसेस का एक्सचेंज करती है। फॉर एग्जांपल, आपको ये पता है कि प्लांट के सारे हरे पत्ते जो होते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है। अब फोटोसिंथेसिस तो होगा, लेकिन क्लोरोफिल होता कहाँ है? सेल्स के अंदर ही तो होता है। जो ग्रीन पत्तों के जो ग्रीन सेल्स होते हैं उनके अंदर ही तो क्लोरोफिल होता है ना। तो उन सेल्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है। तो हरी पत्तियों की सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, जब फोटोसिंथेसिस होता है बच्चा, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होता है। और हम बोलते हैं ना पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो पेड़ फोटोसिंथेसिस से क्या प्रोवाइड करते हैं? ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। वो ऑक्सीजन प्लांट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर आता कैसे है? वो आता है डिफ्यूजन के थ्रू। क्योंकि तब पत्तों के आसपास जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है कम। ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन पत्तों के अंदर ज्यादा होती है क्योंकि वहां पे ताबड़तोड़ फोटोसिंथेसिस चल रहा है। तो वहां से वो डिफ्यूजन के थ्रू आ जाता है वापस। अब दूसरा केस, मान लो बोलते हैं ना रात को पेड़ों के पास नहीं जाना चाहिए, रात को पेड़ों के पास नहीं जाना चाहिए। क्यों बोलते हैं? भूत पिचास के लिए नहीं बोलते हैं। इसका एक साइंटिफिक रीजन है। साइंटिफिक रीजन ये है कि रातों को पेड़ जो होते हैं वो ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर रहे होते, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कर रहे होते। क्यों? फोटोसिंथेसिस तो धूप में होगा ना यार, रात को तो धूप आ नहीं रही, रात को तो चंदा मामा आए हुए हैं। तो रात को जब धूप नहीं आ रही है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। जो प्लांट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड जा रही थी वो कार्बन डाइऑक्साइड की कोई जरूरत ही नहीं है, वो फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज ही नहीं हो पा रही। तो वो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड रातों को पेड़ क्या करते हैं? छोड़ देते हैं कि भाई हम रख के क्या करेंगे, जहरीली गैस, इसको छोड़ो, जब इसका काम नहीं आ रहा है सुबह देखेंगे, सुबह दोबारा ले लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए, अभी इसको छोड़ दो एटमॉस्फेयर में। तो तब रात के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सक्रीशन होता है, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट से बाहर आ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे ऑक्सीजन दिन के टाइम बाहर आए फोटोसिंथेसिस की वजह से, या रात के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आए प्लांट से, लेकिन वो दोनों किसकी वजह से रही है? डिफ्यूजन की वजह से रही है। और डिफ्यूजन क्या होता है? वो प्रोसेस होता है जहां हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। नाउ सेकंड ट्रांसपोर्ट का तरीका है बच्चा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस बिल्कुल डिफ्यूजन की तरह होता है। एक तरीके से आप मान लो कि जब डिफ्यूजन लिक्विड में होता है तो उसे ऑस्मोसिस बोल देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ऑस्मोसिस में बड़ी कंफ्यूजन होती है तो ध्यान से सुनना। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, या तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर वाटर मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहे होंगे। समझ आया इतना? तो हायर टू लोअर बिल्कुल सेम है, यहां पे भी हायर टू लोअर था। या फिर लोअर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से हायर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहे होंगे। सोल्यूट क्या होता है बच्चा? एक सॉल्यूशन में जब आप घोल बनाते हो, जैसे मान लो नमक पानी का घोल बनाया तो नमक बन गया पानी के अंदर, पानी हो गया सॉल्वेंट। पानी के अंदर जो चीज आपने डाली, चाहे चीनी डाली चाहे नमक डाली, जो सॉलिड डाला वो हो गया आपका सॉल्यूट। तो या तो पानी जाएगा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, या तो सॉल्यूट जाएगा लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन। दोनों ही केस में उसे क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब ये वाला जो पार्ट है ना एनसीईआरटी ने नहीं लिखा हुआ है, ये वाला जो पार्ट है एनसीईआरटी ने अपनी बुक में नहीं लिखा हुआ है, तो बच्चे आगे वाले टॉपिक में थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, पर कोई बात नहीं, हमने बता दिया है। अब ये पूरा जो है मामला ये समझ आ जाएगा। तो अब इमेजिन करो
इमेजिन करो कि लिविंग सेल है, लिविंग सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल के आसपास की जो चीजें हैं, एनवायरमेंट है, वो चेंज होता रहता है बच्चा, चेंज होता रहता है। आप प्लांट सेल्स के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, देखो एनिमल्स का तो सही चलता है सिस्टम, आसपास का एनवायरमेंट चेंज हुआ, एनवायरमेंट ही चेंज कर लो। हमारे पास तो भैया भागने के लिए टांगे, भाग जाओ वहां से, तुम्हारे आसपास तो गर्मी ज्यादा बढ़ रही है, पहाड़ों पे चले जाओ, राइट। प्लांट के पास ये लग्जरी नहीं होती है, जहां है वहीं खड़े रहते हैं, बट होता है एनवायरमेंट आसपास का सबका ही चेंज है, राइट। अब क्या होता है कि मान लो किसी सेल के आसपास का एनवायरमेंट हाइपोटोनिक हो गया। हाइपोटोनिक का क्या मतलब है, एक ऐसा मीडियम, हाइपो का मतलब है लेस, एक ऐसा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज लोअर इनसाइड द सेल देन द आउटसाइड, मतलब कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी की जो कॉन्सेंट्रेशन है, पानी की कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा है, वाटर मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा है, सेल के अंदर पानी की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है। अब इस केस में क्या होगा, हायर वाटर मॉलिक्यूल से लोअर वाटर मॉलिक्यूल्स की तरफ वाटर मूव करेगा। वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी भैया, यहां पे ज्यादा थी, तो पानी कहां से मूव करेगा, सॉल्वेंट के मतलब सॉल्यूशन के अंदर से सेल की तरफ मूव करेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेगी यार मेरे पास पानी कम है यार, तू अंदर आ जा, थोड़ा सा अंदर आ जा, वाटर मॉलिक्यूल्स तुम अंदर आ जाओ। धीरे 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 करके क्या होगा, सेल जो है स्वेलअप कर जाएगा। अगर घर में किसमिस पड़े हैं तो किसमिस को पानी के ग्लास में अगर तुम डालोगे तो सुबह तक क्या होंगे, वो बिल्कुल फूल जाएंगे। क्यों फूल रहे हैं भैया वो किसमिस, क्योंकि किसमिस जो है ड्राइड ग्रेप्स होते हैं, है ना, सूखे हुए अंगूर होते हैं। सूखे हुए अंगूर का मतलब उनमें वाटर कंटेंट बहुत कम होता है, पानी में तो वाटर ही वाटर है, पानी वाटर ही तो है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स पानी में से कहां चले जाते हैं, किसमिस के अंदर। तो दैट सोल्यूशन इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन, जब पानी का कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इनसाइड द सेल, तो उसे बोला जाता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ना दूसरा है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का क्या मतलब है बच्चा, आइसोटोनिक का मतलब है इक्वल है। अगर वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर मान लो 8 मॉलिक्यूल्स हैं, तो सॉल्यूशन में भी वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 8 ही हैं, ठीक है, इक्वल। 8 तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, मॉलिक्यूल कभी 8 थोड़ी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं, बट यू गेट माय पॉइंट। व्हेन द वाटर कॉन्सेंट्रेशन या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज सेम, सेल के अंदर भी उतनी है, सॉल्यूशन में भी उतनी है, तो उसे बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। उस केस में कुछ भी नहीं होगा, ना तो सेल फूलेगा, ना तो मोटा होगा, ना तो सेल श्रिंक करेगा, वो बिल्कुल सेम साइज का ही रहेगा, जैसे तुम छोड़ के गए थे वैसा ही रहेगा, ठीक है। दैट इज आइसोटोनिक। आइसो का मतलब होता है सेम। नाउ नेक्स्ट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सेल के अंदर वाटर का कंटेंट ज्यादा होता है, लेकिन जो हम सॉल्यूशन दे रहे हैं उसमें सॉल्यूट इतना होता है। देखो भैया एक सॉल्यूशन जब तुम बनाओगे तो तुमने क्या किया, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल थे, पहले जो था सिर्फ वाटर ही था, अब उसमें तुमने नमक डाल दिया, तो नमक के मॉलिक्यूल्स भी बीच बीच में आ गए, नमक के मॉलिक्यूल्स भी बीच बीच में आ गए, पहले सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स थे, राइट। अब ये सॉल्यूशन क्या बन रहा है, धीरे धीरे जितना ज्यादा तुम इसमें सॉल्यूट डालते जाओगे, नमक डालते जाओगे, चीनी डालते जाओगे, जो भी डालोगे, उतना ज्यादा क्या बनता जाएगा, हाइपोटोनिक बनता जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, आसपास डिस्पर्स हो रहे हैं। अगर इसकी एक ड्रॉप लोगे तो उसमें सॉल्यूट भी होगा, उसमें वाटर भी होगा, है ना। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन सेल के मुकाबले क्या होती है, कम होती है। अब इसमें पानी कहां मूव करेगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज दिस, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा है, तो क्या करेगा, वाटर सेल के अंदर से सॉल्यूशन के अंदर मूव करेगा कि भैया तू मेरे से ले ले यार 2-4 वाटर मॉलिक्यूल, तूने क्या है कि बहुत सारा सॉल्यूट भर लिया अपने अंदर, तू मेरे से ले ले वाटर मॉलिक्यूल। सो दैट इन दैट सिचुएशन क्या होगा, सेल की शेप चेंज होगी, सेल जो है श्रिंक करता जाएगा, पिचक जाएगा ना यार, उसने अपने वाटर मॉलिक्यूल्स तो दे दिए सॉल्यूशन के अंदर, तो सेल पिचक जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर एक सेल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में है तो वो स्वेल करेगा, अगर एक सेल आइसोटोनिक सॉल्यूशन में है तो उसकी शेप चेंज नहीं होगी, अगर एक सेल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में है तो उसका क्या होगा, वो श्रिंक करेगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं पानी वानी पी के आती हूँ। वैसे ये पीडीएफ मिल जाएगी तुम्हें ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन को याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका पैसा याद रखो, पैसा नहीं पीसा याद रखो। तो पहला फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रोटेक्शन करना, किसकी, सेल की प्रोटेक्शन करना, कि भाई सेल के अंदर कोई वायरस कोई बैक्टीरिया आगे सेल को अटैक ना करे, है ना। सेल को कोई पैथोजन, पैथोजन का मतलब है ऐसी कोई भी चीज जो सेल की लाइफ के लिए
इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कि सेल की लाइफ के लिए इंजूरियस है, डेंजरस है, उसे पैथोजन बोलते हो तुम, वायरस है, बैक्टीरिया, फंजाई, डजंट मैटर। तो सेल को प्रोटेक्ट करने का काम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, दरवाजे का जैसे काम होता है। एंट्री और एग्जिट का काम है, ई का मतलब है एंट्री और एग्जिट, सेल के अंदर से क्या जाएगा बाहर, क्या आएगा अंदर, दैट इज ऑल्सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। शेप, सेल की शेप मेंटेन करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि आउटर कवरिंग है, शेप मेंटेन करता है, बाउंड्री होती है सेल की। एंड देन एब्जॉर्प्शन भी करता है। कई कई जगह होता है कि सेल के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वो एब्जॉर्प्शन का भी फंक्शन हर जगह नहीं करता है, हर सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन एब्जॉर्प्शन नहीं करता है, लेकिन कई जगह करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ना खाना पचता है ना, तो वो खाना हमारे ब्लड में जाएगा, तभी तो हमें एनर्जी मिलेगी ना, तभी तो हम दौड़ेंगे, भागेंगे, काम करेंगे। तो वो हमारे ब्लड में कैसे जाता है, क्योंकि जो हमारे स्टमक की जो अंदर वाली लाइनिंग होती है ना बच्चा, उसमें ना सेल्स ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे उंगलियों की तरह, फिंगर लाइक सेल्स होते हैं उसमें, और उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो अब्सॉर्ब करती है, वो सिलेक्टिवली परमिएबल सारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो वो बोलती है यार खाना पच गया, मुझे दे दो, मुझे दे दो, सेल के अंदर डाल दो, सेल के अंदर डाल दो, फिर मैं ब्लड में छोड़ती हूँ खाने को, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है कि जो इंटेस्टाइन के विल्लाई होते हैं उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एब्जॉर्प्शन का काम भी करती है। तो 4 फंक्शन है, पीसा, प्रोटेक्शन, एंट्री एंड एग्जिट, शेप एंड सपोर्ट टू द सेल, एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गेनेली है हमारे पास सेल वॉल। अब सेल वॉल सबसे इंपॉर्टेंट बात सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में देखने को मिलती है, एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है। क्यों प्लांट में होती है और एनिमल में नहीं होती है, क्योंकि प्लांट के पास एनिमल जैसी लग्जरी नहीं है। एनिमल्स क्या करते हैं, लोकोमोशन शो करते हैं। अगर एनिमल पे कोई डेंजरस कोई हार्म आता है तो एनिमल पूरी की पूरी बॉडी लेके वहां से मूव कर जाते हैं, इसी को बोलते हैं लोकोमोशन। प्लांट्स नहीं कर पाते, प्लांट्स स्टेशनरी होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, आंधी आए तूफान आए प्लांट्स को वहीं रहना पड़ता है। इतनी तेज तेज हवा चलती है, इतनी तेज तेज हवा चलती है, तुम देखते हो कि प्लांट्स की पत्तियां चेंज तो नहीं करती अपना शेप, हाँ टूट के गिर जरूर जाएंगी पेड़ों से, लेकिन वो शेप तो चेंज नहीं करती हैं। ऐसा तो नहीं है कि सुबह स्क्वायर थी रात को राउंड हो गई, नहीं। क्यों, क्योंकि हर सेल में, प्लांट के हर सेल में एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जिसे बोला जाता है सेल वॉल, जो प्लांट के सेल्स को बहुत ही स्ट्रेंथ और शेप प्रोवाइड करती है। क्यों करती है बच्चा, क्योंकि ये ऐसे मटेरियल से बनी होती है। अगली वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी थी लिपिड्स और प्रोटीन से, वो तो बड़ी फ्लेक्सिबल। सेल वॉल जो है प्लांट सेल के, प्लांट सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होती है। सेल वॉल जो है वो बनी होती है सेलुलोज से। अब सेलुलोज जो चीज है ना बच्चा, सेलुलोज एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल है। ये प्रोवाइड करता है रिजिडिटी, रिजिडिटी का मतलब बिल्कुल सख्त रखता है सेल्स को, बिल्कुल उनकी शेप और साइज मेंटेन करके रखता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इनफ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। सारी चीजों का एक ही मतलब है, ठीक है, दैट इज योर सेलुलोज, और उसी से बनी होती है हमारी सेल वॉल। तो सेल वॉल का फंक्शन क्या हो गया बच्चा, सेल को स्ट्रेंथ देना, सेल की शेप मेंटेन करना, सेल की प्रोटेक्शन करना, सेल के अंदर कोई पैथोजन ना आए। हमारी सेल वॉल सिलेक्टिवली परमिएबल भी नहीं होती, उसके अंदर कोई आता ही नहीं है। सेल वॉल इज जस्ट फॉर प्रोटेक्शन, राइट, डज नॉट लेट द सेल। और अगर सेल हाइपोटोनिक सोल्यूशन में है, जहां पे सेल स्वेल करता है, अभी पीछे पढ़ा हमने, सेल स्वेल करता है, तो सेल तो फट भी सकता है। भैया किसमिस फट भी तो सकता है, किसमिस में इतना पानी क्यों नहीं भर जाता कि किसमिस अगली सुबह तुम्हें फटा हुआ मिले पानी के अंदर, क्यों नहीं फटता, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पानी अंदर आने देती है, लेकिन सेल वॉल प्रोटेक्ट करती है कि वो फटे ना। कैसे करती है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में तुमने सेल डाला, अब सेल के अंदर पानी भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है, सेल के अंदर पानी भर रहा है, तो सेल के अंदर सेल मोटा हो रहा है, स्वेल हो रहा है। और जब कोई चीज मोटी या स्वेल होती है तो क्या होता है कि उसकी वॉल्स पे प्रेशर पड़ता है, सेल के अंदर से सेल की वॉल पे प्रेशर पड़ रहा है। लेकिन सेल वॉल हमारी इतनी स्मार्ट होती है और इतनी फिक्सेटेड होती है कि वो इक्वल एंड ऑपोजिट प्रेशर लगाती है सेल के अंदर। अगर सेल के अंदर से सेल वॉल पे प्रेशर आ रहा है कि फटो यार, फट जाओ अब, तो सेल वॉल भी इक्वल एंड ऑपोजिट प्रेशर लगा रही है कि नहीं फटना है यार, शेप मेंटेन करके रखनी है। तो इससे क्या होता है कि सेल बर्स्ट नहीं होता है। ऑन दी अदर हैंड जब सेल हाइपरटोनिक सोल्यूशन में होता है, यानी कि सेल श्रिंक करता है, तो सेल वॉल क्या बोलती है यार कि तू श्रिंक तो कर रहा है पर अंदर का मटेरियल श्रिंक करेगा, मैं तो अपनी शेप चेंज नहीं करूंगी, मैं तो ऐसी की ऐसी रहूंगी। तो तुम अगर देखोगे, तुम अगर नेकेड आई से देखोगे, मतलब सेल तो नेकेड आई से नहीं दिखते, लेकिन वो पार्ट देखोगे प्लांट का जहां पे एक्चुअल में अंदर श्रिंकिंग हुई होगी, तो ऊपर से तो शेप सेम रहेगी, लेकिन अगर उसमें से एक सेल निकाल के तुम माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन में अंदर का जो मामला है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म वगैरह, वो सब श्रिंक कर गया है, क्योंकि उसने अपने वाटर मॉलिक्यूल क्या दे दिए, हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर भेज दिए ऑस्मोसिस से। लेकिन सेल वॉल की वजह से उसकी शेप जो है मेंटेन्ड है। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में वो बर्स्टिंग रोकता है सेल वॉल, और हाइपरटोनिक सोल्यूशन में वो क्या रोकता है,
सेल को अपनी शेप लूज नहीं करने देता, दैट इज योर सेल वॉल। नेक्स्ट ऑर्गेनेली इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। बोलते हैं ना कि ह्यूमंस को डेड तब नहीं बोला जाता जब उनकी बॉडी में पैरालिसिस हो जाए या कोई और प्रॉब्लम हो जाए मेजर, तब बोला जाता है जब उनका दिमाग चलना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन हमारी पूरी बॉडी के एक एक फंक्शन को कंट्रोल करता है, राइट। सिमिलरली एक सेल के अंदर सारे के सारे फंक्शन कंट्रोल किए जाते हैं सेल के सेंटर में जो ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है, जिसका नाम है न्यूक्लियस। तो इसे बोला जाता है ब्रेन ऑफ द सेल। और किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन भाई साहब ने किया था 1831 में। नाउ स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, बाकी चीजों का स्ट्रक्चर इतना डिटेल में नहीं है, सिर्फ ये बताया कि किस चीजों से बना है ना। लेकिन न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है तो एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस के बाहर कवरिंग होती है बच्चा। ये कवरिंग कितनी लेयर्स में होती है? 2 लेयर्स में होती है। तो इसे तुम क्या बोलोगे? या तो न्यूक्लियर एनवेलप बोलोगे या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलोगे, एक ही बात है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कितनी होंगी? 2 होंगी। न्यूक्लियर एनवेलप कितने मेम्ब्रेन से बना होगा? 2 से बना होगा, ठीक है। तो देयर आर 2 मेम्ब्रेन आउटसाइड द सेल। अब इसमें क्या होता है, जो दोनों ही मेम्ब्रेन्स होती है वो पोरस होती है। पोरस का मतलब छेद होते हैं उसमें। क्यों छेद है भैया? सेल के अंदर भी कुछ सामान, मतलब न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ आना होगा, न्यूक्लियस से कुछ बाहर भी जाना होगा, तो इसलिए उसमें छेद होते हैं, छन्नी की तरह छेद होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ऑलवेज पोरस, ठीक है। उसके अंदर जाओगे, उसके अंदर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस के अंदर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें बाकी सारी चीजें एम्बेडेड होती है। जैसे खीर देखते हो, दूध में ही चावल होते हैं, दूध में ही तुम्हारा किसमिस होता है, सब कुछ दूध में होता है ना। वैसे न्यूक्लियस के अंदर जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे तुम क्या बोलते हो बच्चा? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हो। प्लाज्म, जहां पे भी बायोलॉजी में प्लाज्म वर्ड आएगा ना, समझ जाओ थोड़ा थोड़ा लिक्विड की बात हो रही है, थोड़े थोड़े लिक्विड की बात हो रही है, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म, प्लाज्मा की बात नहीं कर रही हूँ, प्लाज्मा, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये जेल होता है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब इसके भी अंदर, न्यूक्लियस के भी सेंटर में एक छोटा सा पार्ट होता है, और एक छोटा सा सेंटर में पार्ट होता है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। ये बहुत ही डेंस होता है, माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे ना, ये बहुत ही एकदम डेंस तरीके का दिखेगा, और इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि इसकी भी अलग मेम्ब्रेन है, लेकिन ये बिल्कुल न्यूक्लियस के बीचों बीच होता है। इसमें क्या होता है बच्चा? राइबोसोम, सॉरी आरएनए, आरएनए जो होता है यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हैं। आरएनए क्या होता है? व्हाट इज डीएनए? डी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो यहाँ पे बनता है, न्यूक्लियोलस में बनता है। अब उसका क्या मतलब है, डीएनए आरएनए के बीच का क्या डिफरेंस है? हैं दोनों जेनेटिक मटेरियल ही बच्चा, लेकिन मोस्टली ऑर्गेनिजम्स में डीएनए की कॉपिंग होती है, आरएनए की नहीं होती है। अगर आरएनए प्रेजेंट भी होता है तो पहले आरएनए से डीएनए बनता है और फिर डीएनए की कॉपिंग होती है, और ऐसे दुनिया चलती है। लेकिन ये सारी बड़ी क्लासेस की बातें, तो तुम दिमाग लगाना छोड़ दो, तुम बस 1 नंबर के लिए ये छोटी सी चीज रट्टा मार लो कि न्यूक्लियस के अंदर बनता है आरएनए, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनवेलप था जिसमें 2 मेम्ब्रेन थी, दोनों मेम्ब्रेन में पोर्स थे, छेद थे, अंदर थी एक जेली लाइक सब्सटेंस जिसका न्यूक्लियोप्लाज्म था नाम। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक और डेंस स्ट्रक्चर था जिसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं थी, लेकिन उसमें आरएनए बनता था, जिसे बोला तुमने न्यूक्लियोलस। अब होता है ये इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर और भी चीजें होती है। ये तो हो गया देखो न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के आसपास जो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म है उसके अंदर और भी चीजें होती हैं जिसे तुम बोलते हो क्रोमैटिन। जब एक सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता, जब एक सेल बोलता है कि नहीं मुझे डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, तो उसके न्यूक्लियस में डीएनए जो है कॉइल होके सिर्फ धागों की तरह देखने को मिलता है। आपको पता है एक सेल के अंदर जितना डीएनए होता है ना, अगर उसे खोल के उसकी लेंथ मेजर करना चाहोगे ना, तो अर्थ के चक्कर लगा के वापस आ जाओगे, इतना लंबा होता है। लेकिन उतना लंबा डीएनए एक छोटे से सेल जिसे हम आंखों से देख भी नहीं पा रहे हैं उसके अंदर तो नहीं रह सकता। तो वो डीएनए होता है, देखो इतनी खूबसूरत है बायोलॉजी। वो डीएनए कॉइल्ड होता है मतलब कंडेंस होता है, चिपक के कंडेंस होकर इतना छोटा होता है कि वो छोटे छोटे फाइबर्स की तरह माइक्रोस्कोप के नीचे न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो दोस फाइबर्स आर नोन एज क्रोमैटिन फाइबर्स, दे आर नथिंग बट कंडेंस्ड डीएनए। लेकिन जब सेल को रेप्लिकेट करना होता है, जब सेल को बोला ना मॉडर्न सेल थ्योरी ने, एक सेल से दूसरा सेल निकलता है, तो जब एक सेल से दूसरा सेल निकलना होता है, सेल की डिवीजन होनी होती है, तब क्या होता है वो क्रोमैटिन और ऑर्गेनाइज हो जाता है और वो क्रोमोसोम बना लेता है। तो पेपर में एक क्वेश्चन आ सकता है कि भैया कौन से सेल्स में क्रोमोसोम देखने को मिलता है और कौन से सेल्स में क्रोमैटिन। द सेल्स जिसे डिवाइड नहीं करना है उसमें क्रोमैटिन देखने को मिलेगा, सेल्स जिन्हें डिवाइड करना है उसमें क्या देखने को मिलेगा? क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। लेकिन दोनों बने किससे होते हैं बच्चा?
कंडेंस्ड डीएनए से बने होते हैं, क्योंकि डीएनए को क्या बोलते हो तुम, जेनेटिक मटेरियल बोलते हो। जेनेटिक मटेरियल क्यों बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी का एक एक ट्रेट, आपके हाथ, आपकी आंख, आपके नाक, आपके स्टमक, आपकी स्पीसीज, सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसमें स्टोर्ड है, डीएनए में स्टोर्ड है। जैसे एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं ना कि हाथ की रेखा में सब कुछ लिखा हुआ है, राइट। अब मुझे नहीं पता उसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन बायोलॉजी बोलती है कि पूरी की पूरी बॉडी कैसे बनेगी वो डीएनए में लिखा हुआ है, और इसमें मेरा पूरा विश्वास है, बिकॉज दिस इज लेजिट साइंस, ठीक है। सो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, जिसमें पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। और डीएनए के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं बच्चा। डीएनए के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को बोला जाता है जीन। जीन 1, जीन 2, जीन 3, जीन 4, ऐसे डीएनए के बहुत सारे क्या होते हैं, जीन। तो डीएनए का भी एक फंक्शनल यूनिट होता है जिसे बोला जाता है जीन, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, उसका फंक्शनल यूनिट जीन। अभी तक क्या समझ आया क्रोमेटिन के बारे में? क्रोमेटिन इज कंडेंस्ड फाइबर्स ऑफ डीएनए। जब सेल रेप्लिकेट नहीं कर रहा है तो क्रोमेटिन, अदरवाइज और कंडेंस होके वो ये शेप ले लेता है, और इस शेप को बोला जाता है क्रोमोसोम। लेकिन तभी लेता है जब सेल को और कंडेंस होना होता है। दोनों ही चीजें किससे बनी होती हैं, डीएनए से बनी होती है। जो डीएनए, बहुत सारा डीएनए पड़ा होता है सेल के अंदर, लेकिन डीएनए के छोटे 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 सेक्शंस होते हैं जिन्हें बोला जाता है जीन। हर एक जीन बॉडी में एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। तो डीएनए में सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, और हर एक जीन एक पर्टिकुलर जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अगेन हायर लेवल कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी ने क्या किया है, ये एक लाइन भर दी है तुम्हारी किताब में, तो मैंने सोचा कि बता दूं, स्किप ना करूं। टीचर्स क्या करते हैं, इसे स्किप कर देते हैं, और फिर वहीं से एक नंबर का क्वेश्चन आता है और हमारे नंबर कट जाते हैं। डोंट स्किप इट, दिस इज एक्चुअली रिटन इन एनसीईआरटी दैट व्हाट इज जीन, इट इज अ फंक्शनल सेगमेंट ऑफ द डीएनए या फंक्शनल यूनिट ऑफ द डीएनए। लेकिन अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा, ये कौन से न्यूक्लियस की बातें हो रही थी भैया, ये यूक्रियोटिक न्यूक्लियस की बातें हो रही थी। प्रोक्रियोटिक सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है। प्रोक्रियोटिक सेल्स के अंदर क्या होता है, प्रोक्रियोटिक सेल्स इतने छोटे होते हैं कि उनके अंदर न्यूक्लियर की कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, ऐसा ड्रामा तो होता ही नहीं है प्रोक्रियोट्स में। प्रोक्रियोट्स में सिर्फ एक छोटा सा न्यूक्लियोइड होता है, और उस न्यूक्लियोइड के अंदर एक सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ऑन द अदर हैंड यूक्रियोटिक सेल्स में मल्टीपल क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी में कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमंस में, 46। और यहाँ पे देखो प्रोक्रियोटिक सेल जैसे बैक्टीरिया वगैरह में एक सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, राइट। ब्लू ग्रीन एल्गे वगैरह ये सब इसके एग्जांपल है। और प्रोक्रियोटिक सेल में बताया भी, न्यूक्लियस के पास कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली भी नहीं होती है। यहाँ पे न्यूक्लियस के आसपास यूक्रियोटिक सेल्स में बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है, जो हम आगे पढ़ेंगे। एनीवे, एक और चीज दी हुई है एनसीईआरटी में, कुछ प्रोक्रियोटिक सेल्स होते हैं बच्चा, कुछ प्रोक्रियोटिक बैक्टीरियाज होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। जैसे तो फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स करते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें बोला जाता है ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गे। ये जो होते हैं ये फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। जहां जहां क्लोरोफिल है वहां फोटोसिंथेसिस है। अब बोल रहे हो मैम क्लोरोफिल तो किसी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली में होता होगा ना, तो इंपॉर्टेंट चीज है। सही बात है, प्लांट्स में, हायर प्लांट्स में क्लोरोफिल जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली में होता है, जैसे क्लोरोप्लास्ट बोलते हो, जो आगे पढ़ेंगे। लेकिन प्रोक्रियोटिक बैक्टीरियाज में जो क्लोरोफिल होता है, सारे प्रोक्रियोटिक बैक्टीरियाज में नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस करने वाले प्रोक्रियोटिक बैक्टीरियाज में जो क्लोरोफिल होता है वो मेम्ब्रेन के आसपास ही कहीं टंगा हुआ होता है। तो ये बात भी एनसीईआरटी में दी हुई है। तो कोई क्लोरोफिल होता है लेकिन वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली में नहीं होता है, वो ऐसे मेम्ब्रेन के आसपास कहीं ना कहीं टंगा हुआ होता है। कौन सी मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है जी। सो हमारे न्यूक्लियस के क्या क्या फंक्शन हुए? पहली बात तो ब्रेन ऑफ द सेल है। सेल क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा वो न्यूक्लियस डिसाइड करता है। सेल से कौन सी चीज बाहर जाएगी, कौन सी चीज अंदर जाएगी, वो न्यूक्लियस डिसाइड करता है। बॉडी में क्या फंक्शन होगा, बॉडी में रिप्रोडक्शन कैसे होगा, सेल का रिप्रोडक्शन कैसे होगा, सेल का डेवलपमेंट कैसे होगा, सेल में कोई चीज खराब हो गई है तो उसका रिपेयर कैसे होगा, सेल के अंदर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कैसे होंगी, सेल रेप्लिकेट कैसे करेगा, एक सेल के अंदर जो डीएनए है वो रेप्लिकेट करके दूसरा सेल कैसे बनाएगा, ये सारा का सारा काम किसका किया जा रहा है भाई? सारा का सारा काम है आपका न्यूक्लियस का। सो न्यूक्लियस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट ऑर्गेनेली इज बच्चा साइटोप्लाज्म। कौन सी ऑर्गेनेली है? साइटोप्लाज्म। अगेन खीर वाला एग्जांपल याद रखेंगे। पहले तो न्यूक्लियस के अंदर की बात कर रहे थे, अभी सेल पे आ जाते हैं। सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है भाई, बीच में न्यूक्लियस है, आसपास बहुत कुछ है, लेकिन ये सब कुछ किसी ना किसी चीज के अंदर तो होगा। कोई ना कोई ऐसा फ्लूइड तो होगा जिसके अंदर ये सारी चीजें अटकी हुई हैं। उसी फ्लूइड को, उसी जेली लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं?
साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो सेल के जो अंदर वाला फ्लूइड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे एनक्लोज करके बैठी रहती है, उसे तुम बोलते हो साइटोप्लाज्म। जब तुमने इस चैप्टर को पढ़ते हुए अपने स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया होगा ना, अनियन स्किन पील को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा होगा, अनियन के वॉल्स को देखा होगा, तो उसमें जो तुम्हें लाइट पिंक कलर का जो मामला दिखा था सेल के अंदर, न्यूक्लियस तो डेंस है, न्यूक्लियस एकदम मजेंटा पिंक दिखता है, लेकिन जो लाइट कलर स्टेन हुआ था ना, दैट इज योर साइटोप्लाज्म वाला एरिया, ऐसा दिखता है। ये रहा अनियन सेल मान लो, तो इस ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये वाला जो पार्ट है पूरा, वो होगा आपका साइटोप्लाज्म। तो ये वो फ्लूइड है जिसके अंदर सारी सेल ऑर्गेनेलीज अटकी हुई होती है। तो इसका सबसे मेजर फंक्शन क्या है बच्चा? सेल ऑर्गेनेलीज को होल्ड करके रखना। और सेल के अंदर भी बहुत सारी बातें होती है, सेल के अंदर बहुत अलग अलग ऑर्गेनेली है। मान लो इस ऑर्गेनेली को कुछ चीज यहाँ पे भेजनी है और उसे बोलना है कि यार इसे मॉडिफाई करके मुझे वापस भेज, तो इस तरीके का फंक्शन किसकी वजह से पॉसिबल है? साइटोप्लाज्म की वजह से पॉसिबल है। भाई दो शहरों के बीच में अगर सड़क ही नहीं होती तो दो शहर कैसे कनेक्टेड होते, है ना? नहीं हो पाते कनेक्टेड। सिमिलरली ऑर्गेनेलीज के बीच का कनेक्शन क्या है? बीच में प्रेजेंट साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल को फैसिलिटेट करता है बिटवीन द सेल ऑर्गेनेली। दो मेन फंक्शन, एक तो है सेल ऑर्गेनेलीज को होल्ड करना, दूसरा उनके बीच में काम को, मटेरियल को एक्सचेंज करवाना। नाउ नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली, नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ इस तरीके का दिखता है भाई। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बस इस डायग्राम को छाप लो अपने दिमाग में, बाकी कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन बाउंड होता है। मेम्ब्रेन मतलब कि उसकी अपनी मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ट्यूब्स होती हैं। इमेजिन करो पतली पतली कनेक्टेड ट्यूब्स, दीज आर ट्यूब्स, ट्यूब्स है लेकिन मेम्ब्रेन है। तो आप ट्यूब को सिर्फ सिंगल ऐसे नहीं दिखा सकते, आपको कैसा दिखाना पड़ेगा? मेम्ब्रेन दिखानी पड़ेगी। अगर ये ट्यूब है बच्चा तो यू विल हैव टू एनक्लोज इट आल्सो, राइट? मेम्ब्रेन बाउंड। तो डिफरेंट पतली 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 ट्यूब्स का नेटवर्क है जो आपस में कनेक्टेड है, और इसी ट्यूब के नेटवर्क्स को या इसी शीट्स के नेटवर्क को तुम बोलते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से बिल्कुल चिपका हुआ होता है, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर होता है, ठीक है? अब ये दो तरीके का होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा ऐसा, इस शीट से ही बना हुआ होगा, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके का होता है। एक होता है आरईआर जिसे बोलते हो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है एसईआर जिसे बोलते हो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों बोल रहे हैं हम खुरदुरा, क्यों बोल रहे हैं हम बहुत चिकना? क्योंकि जब आप आरईआर को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हो तो आपको क्या दिखता है? आपको दिखता है ये रफ टेक्सचर दिखता है इसका, ठीक है? क्यों, अभी आगे बताती हूं। लेकिन जब आप एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को माइक्रोस्कोप के नीचे दिखते हो तो आपको बिल्कुल चिकना, फ्लैट, एकदम स्मूथ सा स्ट्रक्चर दिखता है। तो इसका नाम कहां से आ रहा है? माइक्रोस्कोप के नीचे इसका जो टेक्सचर डेवलप होता है उससे आ रहा है ना। अब आते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे एक्चुअली सेल के अंदर एक और ऑर्गेनेली होती है बच्चा, राइबोसोम नाम की। राइबोसोम का एक ही फंक्शन है, प्रोटीन बनाना। क्या फंक्शन है? प्रोटीन बनाना। तो राइबोसोम नाम की ऑर्गेनेली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस से चिपकी हुई होती है। राइबोसोम्स जो होते हैं वो सारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चिपके हुए होते हैं, खूब सारे राइबोसोम्स। तो अगर किसी चीज पे ऐसे मोती जैसी चीजें लगी हुई हैं, छोटी छोटी गोल गोल चीजें लगी हुई हैं, उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो वो इवन तो नहीं दिखेगा, फ्लैट तो नहीं दिखेगा, वो ऊपर नीचे खुरदुरा दिखेगा, राइट? दैट इज व्हाई द नेम कम्स एज आरईआर। अब ये जो राइबोसोम्स हैं ये प्रोटीन बनाते हैं। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रोटीन की सिंथेसिस और मॉडिफिकेशन के लिए काम आते हैं? क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इनके ऊपर क्या है? राइबोसोम्स प्रेजेंट है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक फंक्शन हो गया प्रोटीन को बनाना और प्रोटीन की मॉडिफिकेशन करना, और ये बिल्कुल न्यूक्लियर एनवेलप से चिपके हुए पाए जाते हैं। मैंने बोला ना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ न्यूक्लियस के पास होते हैं, कुछ न्यूक्लियस से दूर होते हैं, तो ये बिल्कुल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप के पास पाए जाते हैं, ठीक है? साथ में ये प्रोटीन ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। भैया इनके ऊपर जो राइबोसोम से उन्होंने प्रोटीन बना दिए, लेकिन आरईआर क्या करेगा? आरईआर भी तो कुछ करेगा ना। आरईआर उन्हीं प्रोटीन को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। साइटोप्लाज्म को बोलता है भैया इन प्रोटीन को जहां ले जाना ले जा, किसी और सेल ऑर्गेनेली के पास ले जाना है तो वहां ले जा, सेल से बाहर ले जाना है तो वहां ले जा, लेकिन तू ले जा, ठीक है? तो दैट ट्रांसपोर्ट इज डन बाय आरईआर।
देन वी हैव एसीआर। एसीआर में कोई राइबोसोम्स नहीं होते, तो इनका सरफेस आपको सिर्फ ट्यूब लाइक, फ्लैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिखता है माइक्रोस्कोप के नीचे, विच इज वेरी वेरी स्मूथ। इनका क्या काम होता है, ये बनाते हैं बच्चा लिपिड्स। क्या बनाते हैं, लिपिड। फैट के जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये लिपिड बनाते हैं, जैसे कि फॉस्फोलिपिड्स बनाते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक तरीके का लिपिड होता है, वो भी कहाँ बनता है आपका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है। अब थोड़ा सा रिवाइंड करो, तुम्हें मैंने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, है ना। तो वो बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड कहां से आ रही है, वो आ रही है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बायो मेम्ब्रेन बनाता है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो भी बोलना बोलो, वो बनाता है। हाँ जी, तो इसका मेन फंक्शन है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज अ प्रोसेस जिससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनके तैयार होती है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस किस ऑर्गेनेली की वजह से पॉसिबल है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से पॉसिबल है। अच्छा, लिपिड्स तो बनाता है, इसमें से कुछ लिपिड्स जो बनाता है ये, वो फर्दर जाके एंजाइम्स या हार्मोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक तरीके से एसीआर लिपिड्स भी बनाता है, बायोमेम्ब्रेन भी बनाता है, हार्मोन्स भी बनाता है, एंजाइम्स भी बनाता है। तो इसके फंक्शन देखो कितने सारे हो गए। नाउ वन होमवर्क क्वेश्चन दैट आई एम गिविंग यू इज कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्टिब्रेट के अंदर टॉक्सिसिटी को रिमूव करने का काम करता है, लेकिन आपको अच्छे से उसे सेंटेंस में कन्वर्ट करके, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 1 नंबर में है, हल्के में नहीं लेना है। आपको मुझे बताना है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिवर सेल्स में, वर्टिब्रेट इज अ सेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे मैमल्स होते हैं वैसे इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, उनके अंदर लिवर सेल्स के अंदर क्या काम करता है, ठीक है। तो दैट इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खत्म जी। अब चलते गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ऑलमोस्ट सब सेम सेम दिखते हैं। क्यों, क्योंकि सब में क्या है कि ट्यूब का नेटवर्क है। किसका नेटवर्क है, ट्यूब का नेटवर्क है। डिफरेंस क्या है वो मैं तुमको बता देती हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्यूब्स वर्ड यूज करना है, गोल्जी अपैरेटस में तुम्हें सैक्स वर्ड यूज करना है। क्या वर्ड यूज करना है, सैक। सैक का मतलब होता है बोरी, राइट। तो बोरी के अंदर कुछ भर सकते हो, गैप होता है। उसी तरीके से जब तुम गोल्जी अपैरेटस को देखते हो तो इसके बीच में कुछ छेद तुम्हें देखने को मिलते हैं, मतलब गैप होता है इनकी ट्यूब्स के बीच में, उसे तुम बोलते हो ल्यूमन, ठीक है। इसलिए यहाँ पे वर्ड ट्यूब्स यूज नहीं करना है, यहाँ पे सैक्स यूज करना है, ठीक है। So Golgi apparatus is made up of membrane bound flat sacs। बहुत फ्लैट सैक्स होते हैं जो आपस में अरेंज्ड होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल अरेंज्ड होते हैं। अगर तुम ये सारी मेम्ब्रेन के, सारे सैक्स के एक गुच्छे को कोई नाम देना चाहो तो तुम क्या नाम दोगे, सिस्टर्न। एक सिंगुलर को तुम क्या बोलोगे, फ्लैट सैक। लेकिन फ्लैट सैक का पैरेलल गुच्छा हो गया, उसे तुम बोलोगे क्या, सिस्टर्न है, ठीक है, सिस्टर्न है। ल्यूमन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, वो मैं डायग्राम दिखा रही थी इसलिए मैंने तुम्हें बता दी। नाउ अ स्टैक such sac is known as cistern and often they are associated closely with the endoplasmic reticulum। जहां एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलते हैं वहां तुम्हें गोल्जी अपैरेटस देखने को मिलता है। क्यों भैया, क्योंकि गोल्जी अपैरेटस का काम ही ऐसा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बनाया, लिपिड बनाया, एंजाइम बनाया, हार्मोन बनाया, अब इन्हें डिफरेंट जगह भेजना है। अगर मैं कोई एक बिजनेस शुरू कर रही हूँ और उस बिजनेस में मान लो मैं इयररिंग्स बेच रही हूँ, तो अगर इयररिंग्स के ऊपर मैं नहीं लिखूंगी एड्रेस तो वो तो कहीं पे भी जा सकता है। भेजने वाले को, डिलीवरी बॉय को पता कैसे होगा कि इसे कहां भेजना है, नहीं पता चलेगा ना। सिमिलरली एक सेल के अंदर बहुत सारी एंजाइम्स बन रही है, बहुत सारे हार्मोन्स बन रहे हैं, बहुत सारे लिपिड्स और प्रोटीन बन रहे हैं, लेकिन अगर उस पर लेबलिंग नहीं है कि भैया तेरे को यहाँ जाना है, तेरे को वहां जाना है, तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो उसी कंफ्यूजन को रोकने के लिए गोल्जी अपैरेटस जो है पैकेजिंग करती है। तो जो भी चीजें प्रोड्यूस होती है, और जो भी चीजें प्रोड्यूस होती है, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या साइटोप्लाज्मिक की कोई और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कुछ प्रोड्यूस कर रही है, गोल्जी अपैरेटस क्या करेगी, उसे अलग अलग वेसिकल्स में, अलग अलग पाउच में पैकेट लेबल करके लगा देगी। भैया तेरा वाला जो वेसिकल है वो यहाँ जाएगा, तेरी वाली वेसिकल यहाँ जाएगी, तेरी वाली वेसिकल यहाँ जाएगी। तो एक काम हो गया इसका पैकेजिंग का। दूसरा काम स्टोरेज का। अब मान लो कोई चीज पैक होके पड़ी है, कोई प्रोटीन पड़ा है, कोई एंजाइम पड़ी है गोल्जी अपैरेटस के पास, लेकिन अभी उसका सेल से रिलीज होने का टाइम नहीं आया है, तो क्या करेंगे, उसे मार देंगे, उस प्रोटीन को बोलेंगे चल तू खत्म हो जा। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये क्या करेगी, उसको टेम्परेरी स्टोर करके रखेगी अपने पास, उस वेसिकल को, उस आइटम को, और बोलेगी यार जब तेरा टाइम आएगा तब तेरे को मैं रिलीज कर दूंगी, ठीक है। तीसरा काम है मॉडिफिकेशन भी करती है। कुछ प्रोडक्ट्स का सेल ऑर्गेनेलीज कुछ प्रोडक्ट्स बनाती है, कोई फैट बना, कोई प्रोटीन बना, उसमें थोड़े बहुत अगर चेंजेस करने होते हैं
तो वो हमारा गोल्जी अपैरेटस भी कर लेता है। ऑब्वियसली सारी चीजों की मॉडिफिकेशन नहीं कर सकती गोल्जी अपैरेटस, कुछ पर्टिकुलर आइटम्स की ही करती है। देन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक सेल ऑर्गेनेली है जो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे सुसाइड बैग्स बोला जाता है सेल्स का, वो कहां से बनते हैं, वो लाइसोसोम आपके गोल्जी अपैरेटस से बनते हैं। तो गोल्जी अपैरेटस क्या है, फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर को जब तुम पैरेलली रखते हो सिस्टर्ने के शेप में तो हमें मिलता है गोल्जी अपैरेटस, जो ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपक के काम करता है। मेन फंक्शन है इसके चीजों को पैकेज करना, स्टोर करना, मॉडिफाई करना और लाइसोसोम को बनाना। समटाइम्स कभी कभी एक आधा सेल में हमने देखा है कि गोल्जी अपैरेटस कॉम्प्लेक्स शुगर भी बनाता है सिंपल शुगर से। जैसे ग्लूकोज, सुना है, ग्लूकोज इज व्हाट, अ काइंड ऑफ शुगर बट इट इज अ सिंपल शुगर। बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला जितना सिंपल शुगर उतनी सिंपल। सुक्रोज, सुक्रोज इज आल्सो शुगर बट इट इज अ कॉम्प्लेक्स शुगर। फ्रक्टोज कॉम्प्लेक्स शुगर, ठीक है। सो ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स शुगर्स बनाता है सिंपल शुगर से कभी कभी। नाउ नेक्स्ट इज कि एक्सपेरिमेंट किसने किया था, डिस्कवर किसने किया था। एनसीईआरटी में ना ये वाला टॉपिक बहुत बड़ा सा दे रखा है, बहुत सारी डेट्स दे रखी हैं, बहुत सारी थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो सब कुछ पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैंने क्या किया, उसे कंडेंस करके तुम्हारे लिए एक स्लाइड बनाई है, सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन पढ़नी है, सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन पेपर में आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो नाम है इन साइंटिस्ट का कमीलो गोल्जी, कमीलो गोल्जी, और ये पैदा हुए थे कॉर्टिनो नाम के शहर में 1843 में। 1843 के बाद इन्होंने स्कूलिंग अपनी वहीं की कॉर्टिनो में, उसके बाद ये यूनिवर्सिटी ऑफ पेविया में चले गए पढ़ने। क्या पढ़ी इन्होंने, बायोलॉजी पढ़ी, साइंस पढ़ी। उसके बाद वहीं एक हॉस्पिटल था सेंट मेटियो करके, वहां पे इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। सेंट मेटियो में काम किए, ये थोड़े दिनों में क्या बन गए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन गए अपने। फिर उन्होंने क्या किया, उसी हॉस्पिटल के किचन में एक लैब सेटअप कर ली और काम करना शुरू कर दिया। किस पे काम करते थे, नर्वस सिस्टम पे काम करते थे। इतना उच्च कोटि का काम करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, आई कांट इवन इमेजिन, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इनका नर्वस सिस्टम का काम काफी अच्छा था, काफी साइंटिस्ट को पसंद आया, काफी रेवोल्यूशनरी था। लेकिन इनका सबसे रेवोल्यूशनरी और सबसे फेमस काम था एक स्टेनिंग प्रोसेस। स्टेनिंग प्रोसेस क्या होता है बच्चा, जो सेल्स होते हैं ना, लिविंग बींग्स के जो सेल्स होते हैं, सम सेल्स आर कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट सेल्स को अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो अच्छे से चीजें नहीं दिख पाती है, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं सेल ऑर्गेनेलीज के बीच में, एक आइटम से दूसरे आइटम के बीच में। तो हमें ना स्टेनिंग करनी पड़ती है। जैसे जब तुमने अनियन पील का माउंट बनाया होगा तब तुमने भी स्टेनिंग की होगी, राइट। सो इन्होंने एक तरीके का स्टेनिंग प्रोसेस इन्वेंट किया था जो बहुत फेमस हुआ, जिसमें ये सिल्वर नाइट्रेट यूज किया करते थे। उसको बोला जाता है, उस स्टेनिंग प्रोसेस को बोला जाता है ब्लैक रिएक्शन। इट गॉट रियली रियली फेमस, आज भी साइंटिफिक कम्युनिटी में उसे बहुत यूज किया जाता है। साथ में इन्होंने नर्वस सिस्टम पे भी काम करना छोड़ा नहीं। फाइनली इन्हें 1906 में रमोनी कजोल नाम के एक साइंटिस्ट के साथ इन्हें नोबेल प्राइज मिला इनके नर्वस सिस्टम की एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर, नर्वस सिस्टम की थीसिस के ऊपर। सो दिस वाज द पर्सन हु इन्वेंटेड गोल्गी अपैरेटस, इन्वेंटेड नहीं, फाउंड बेसिकली। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली जो बच्चों को नहीं भूलती है बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इज लाइसोसोम। कौन बनाता है, गोल्जी अपैरेटस बनाता है। शेप क्या होती है इसकी, वेसिकल जैसी होती है, गोल शेप होती है बिल्कुल। इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर होती है डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी कि खतरनाक एंजाइम जो किसी भी चीज को पचा सकती हैं। मेम्ब्रेन होती है, हाँ जी मेम्ब्रेन होती है। कितनी मेम्ब्रेन होती है, कितनी परतें होती है, एक ही परत होती है, एक ही मेम्ब्रेन होती है। फंक्शन क्या है इसका, सबसे पहला सुसाइड बैग ऑफ द सेल। अगर एक सेल में कोई गड़बड़ हो गई, किसी पैथोजन ने उस सेल को अटैक कर दिया, तो सेल क्या वेट करेगा उसी पैथोजन के जीने का और वो बाकी सेल्स को अटैक करे, नहीं। बॉडी बोलेगी सेल को मारो, इस सेल को मारो, बाकी सेल्स को बचाओ, राइट। तो सेल्स को अपने आप को नष्ट करना पड़ेगा। उस केस में क्या होगा, लाइसोसोम फट जाएगा, लाइसोसोम की डाइजेस्टिव एंजाइम सेल में फैल जाएंगी और उससे सेल हो जाएगा खत्म। तो ये क्या है, एक तरीके का सुसाइड एजेंट की तरह काम करता है सेल के अंदर। लेकिन नॉर्मली सुसाइड नहीं करवाता है सेल का। जब सेल फंक्शन करना इम्प्रॉपर कर देता है देन दे आर नोन एज द सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेस्ट डिस्पोजल। सेल में कोई गंदगी बनी है भाई, कोई चीज बननी थी, कोई प्रोटीन बनना था, फैट बनना था, एंजाइम बननी थी, हार्मोन बनना था, लेकिन उसके पीछे कचरा भी छूट गया। उस कचरे को क्या करेंगे, सेल में लेके घूमते रहेंगे, नहीं नहीं, उसको हम लाइसोसोम के अंदर भेज देंगे। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या कर देंगी, उस कचरे को, सारे ऑर्गेनिक मैटर को खत्म कर देंगी और फाइनली क्या हो जाएगा, वो डाइजेस्ट हो जाएगा सारा का सारा कचरा। तीसरा, एब्सेंट इन आरबीसी, इट्स नॉट फंक्शन बट आरबीसी में, रेड ब्लड सेल्स में आपके लाइसोसोम नहीं देखे जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स
में न्यूक्लियस भी नहीं देखा जाता है। क्यों? उसमें जरूरत ही नहीं है यार, रेड ब्लड सेल्स का काम है ऑक्सीजन कैरी करना, उसमें ना तो लाइसोसोम है ना आपके आरबीसी सॉरी न्यूक्लियस है। नेक्स्ट इज कीप द सेल क्लीन। सेल में कोई गंदगी बन गई है भाई एक सेकेंड, हाँ, सेल में कोई गंदगी बन गई है, उस गंदगी को हटाना है, क्या करेंगे? लाइसोसोम। लाइसोसोम बोलेंगे चल यार मेरे अंदर भेजते, मैं इस गंदगी को क्या कर देता हूं, खत्म कर देता हूं, तेरे सेल को क्लीन रखूंगा, पूरे सेल को क्लीन रखूंगा। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम पैथोजन। सेल के अंदर कोई वायरस आ गया है, कोई फंजाई आ गया है, कोई फंजाई तो नहीं आएगा, सेल छोटा होता है, कोई बेसिकली कोई ऐसा आइटम आ गया है जो सेल के अंदर नहीं आना चाहिए था, सेल क्या बोलेगा, रुक जा तेरे को मैं बताता हूँ। सेल के बाउंसर की तरह काम करता है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है, भेज दो पैथोजन मेरे अंदर भेज दो, मैं डाइजेस्ट कर लूंगा, ठीक है। सो दे हैव डाइजेस्टिव एंजाइम्स and they are made by the Golgi apparatus and they keep cell healthy, clean, protected and all of that. That's your lysosome. Next is mitochondria. Very इंपॉर्टेंट 3 मार्क का क्वेश्चन इस चैप्टर से सबसे ज्यादा इसी टॉपिक में से बनता है। व्हाट आर माइटोकॉन्ड्रिया बच्चा? माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली, जिसे बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। डबल मेम्ब्रेन होती है। सबसे पहली बात, दो चीजें आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी। एक, इसके पास 2 परतें होती हैं, दूसरा इसके पास खुद का डीएनए होता है। तो जिस भी चीज में खुद का डीएनए है मतलब वो सेल्फ रेप्लिकेट कर सकती है। वैसे तो सेल का अपना डीएनए होता है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए होता है, ठीक है। तो ये 2 इंटरेस्टिंग चीज है ना। कितनी इसकी मेम्ब्रेन है? 2 मेम्ब्रेन है बच्चा। जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है उसके अंदर छेद है, जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड है। तो देखो, जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो स्मूथ है लेकिन उसके अंदर छेद है, उसके अंदर छेद है, लेकिन जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो तो कैसी है? फोल्डेड है, फोल्डेड है। और इसी फोल्डेड मेम्ब्रेन के फोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टे। वहां पे सिस्टरने था, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना। मैं भी क्लास 9th में थी, मैं भी कंफ्यूज होती थी। वहां पे सिस्टरने था, यहाँ पे क्रिस्टे है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके। नाउ क्रिस्टे में वो फोल्डेड होती है। फंक्शन क्या होता है इसका? पावर हाउस होता है। अच्छा, क्रिस्टे एक और काम करता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है। जहां पे भी कोई चीज फोल्ड होती है तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो वहां पे और ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। देखो, बॉडी में सारी की सारी एनर्जी, मैं बोल रही हूँ, मैं सोच रही हूँ, मेरे को भूख भी लग रही है, ये सारी एनर्जी जो है किस चीज से आ रही है? ये हमारे सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया से आ रही है। तो हायर लेवल का कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक सेकंड में मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ कि देखो भैया, हम खाना खाते हैं, बोलते हैं खाना खाओगे ताकत आएगी, तो खाना खाते हैं, खाने से बेसिकली आता है ग्लूकोज। किसी भी खाने से, मतलब मान लो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ खाने से आ रहा है तुम्हारे पास ग्लूकोज, ताकत आ रही है। और साथ में रेस्पिरेशन, तुम सांस ले रहे हो, सांस से क्या आ रहा है? ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन और ये ग्लूकोज कहाँ जाता है? ब्लड के थ्रू सारे सेल्स में जाता है, चाहे वो तुम्हारे माथे के सेल्स हो, चाहे वो तुम्हारे पैर के सेल्स क्यों हो, सारे सेल्स में जाता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अब सेल्स के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन को लेके क्या करता है? एक प्रोसेस करता है, और उस प्रोसेस से निकलती है एनर्जी। क्या निकलती है? एनर्जी। तो अगर तुम सिर्फ खाओगे और नाक बंद कर लोगे, ऑक्सीजन नहीं लोगे, तो भी डेथ हो जाएगी। अगर तुम्हारी बॉडी में ऑक्सीजन आता रहेगा लेकिन बिल्कुल खाना नहीं होगा, तो पहले तो जो स्टोर्ड खाना है वो बॉडी यूटिलाइज करेगी, 2 दिन 3 दिन में स्टोर्ड खाना खत्म हो जाएगा, तो फिर भी डेथ हो जाएगी। क्यों भाई? क्योंकि तुमने खाना खाया ही नहीं। तो वो जो ताकत है, वो जो एनर्जी है, दोनों चीजों से आती है। हमें न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन दोनों चाहिए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों को मिला के एरोबिक रेस्पिरेशन करके, हायर क्लासेस में पढ़ोगे, तुम्हें एनर्जी मिलती है। अब एनर्जी किस फॉर्म में सेव होती है? एटीपी की फॉर्म में सेव होती है। जैसे अगर मैं जॉब करती कहीं, तो मुझे क्या मिलता? पैसा मिलता। पैसा मतलब मेरा जो खर्ची है, मेरी जो जीवन की खर्चा है, वो मुझे किस फॉर्म में मिलता? पैसे के फॉर्म में मिलता। वो पैसा मैं सेव करके रखती बैंक में। जब भी मुझे कुछ खरीदना होता, मैं क्या करती? थोड़ा सा पैसा निकालती, खरीदती, और बाकी पैसा रहने देती। उसी तरीके से हमारी जो एनर्जी है माइटोकॉन्ड्रिया में, वो सेव होती है एटीपी के फॉर्म में। तो एटीपी को एक तरीके से पैसे की तरह समझो, करेंसी की तरह समझो। जितनी एनर्जी चाहिए होती है, मान लो मैं बोल रही हूँ मुझे चाहिए 2% एनर्जी, तो 2% एटीपी जो है यूटिलाइज हो जाएगा। मैं चल रही हूँ, भाग रही हूँ, मुझे चाहिए 10% एनर्जी, 10% एटीपी यूटिलाइज हो जाएगा। तो एटीपी एक तरीके के पैसे की तरह काम करती है। जितना खर्च करना है करो, जितनी नहीं करनी है तो रखे रहो। एंड व्हाट इज एटीपी की फुल फॉर्म? एटीपी की फुल फॉर्म इज अडीनो साइन ट्राई फॉस्फेट। क्या? अडीनो साइन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है जी।
तो क्या क्या पड़ा माइटोकॉन्ड्रिया में? 2 लेयर होती है, ऊपर वाली लेयर में छेद है, अंदर वाली लेयर में फोल्ड है, जिसे बोलते हो क्रिस्टे। क्रिस्टे बढ़ाता है सरफेस एरिया। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस होती है पावर हाउस यानी कि एनर्जी। कहाँ से? खाना आता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास और ऑक्सीजन आता है, दोनों को मिक्स करके वो बनाता है एनर्जी, और एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एटीपी खर्च कर लो, बाकी रहने दो, सेव कर लो। ठीक है जी, दिस इज व्हाट इट इज। नाउ इट हैज इट्स ओन डीएनए आल्सो, प्लीज रिमेंबर। नेक्स्ट इज प्लास्टिड। अब जो हम एक दो पढ़ेंगे, एक ऑर्गेनेली पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होती है। एक सेल वॉल थी जो सिर्फ प्लांट्स में होती है, एक हमारी प्लास्टिड्स है जो सिर्फ प्लांट्स में होती है। प्लास्टिड्स में क्या होता है कि प्लास्टिड्स अलग अलग तरीके के होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसकी भी 2 मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर और इनर। इनका भी खुद का डीएनए होता है, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, दिखती भी ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही है। और इंटरनली जो है इनकी भी बहुत सारी लेयर्स होती हैं जो स्ट्रोमा में अटैच होती हैं। तो इमेजिन करो इस तरीके की डबल लेयर्ड है सेल ऑर्गेनेली में, और अंदर जो है बहुत सारे स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये दोनों क्या हो गई? डबल मेम्ब्रेन। ये क्या हो गए? स्टैक। और ये जिसमें एम्बेडेड है वो जो जेल लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया आपका? स्ट्रोमा। क्या हो गया? स्ट्रोमा। तो ये 3 चीजें होती हैं एक प्लास्टिड के अंदर। नाउ प्लास्टिड अलग अलग तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं बेसिकली। एक होता है आपका क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट होता है जिसमें कोई भी रंग वाला पिगमेंट नहीं होता है। मान लो होली है, होली पे तुम गुब्बारे फेंकने के लिए बना रहे हो, एक गुब्बारे में तुमने बिल्कुल साफ पानी डाला, एक गुब्बारे में तुमने क्या डाला? रंगीन पानी डाला। रंगीन वाला पानी जो है वो रंग दे देगा गुब्बारे को, लेकिन अगर तुमने बिना रंग वाला पानी डाला है तो वो गुब्बारा ट्रांसपेरेंट दिखेगा, राइट? अगर गुब्बारे का कोई कलर नहीं है तो। आई नो तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है, बट एनीवे, तो उसी तरीके से प्लास्टिड 2 तरीके के होते हैं। क्रोमोप्लास्ट वो प्लास्टिड्स होते हैं जो सेल को एक पर्टिकुलर कलर प्रोवाइड करते हैं क्योंकि उसमें पिगमेंट होता है, और ल्यूकोप्लास्ट होते हैं जिनके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता है तो वो कलरलेस रहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है अपने अंदर स्टोर्च को स्टोर करके रखना, क्योंकि कभी कभी प्लांट खाना नहीं बना पाता है तो वो स्टार्च जो है ब्रेक डाउन होके फिर कॉम्प्लेक्स से सिंपलर स्टार्च बनके फाइनली खाने को प्लांट को खाना मिल जाता है। ये हटा दो। क्रोमोप्लास्ट होते हैं जिनके अंदर अलग अलग तरीके का पिगमेंट होता है। तो एक पर्टिकुलर तरीके का क्रोमोप्लास्ट होता है जिसे तुम जानते हो क्लोरोप्लास्ट के नाम से। तो क्रोमोप्लास्ट के अंदर या तो लाल रंग हो सकता है, या पीला रंग हो सकता है, या फिर हरा रंग हो सकता है। ठीक है, अगर उसके अंदर हरा रंग है, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल वाला पिगमेंट है, तो उस क्रोमोप्लास्ट को क्या बोलोगे? क्लोरोप्लास्ट बोलोगे। वो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस दिखाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर ऑरेंज, येलो या रेड कलर है तो वो क्या बोलोगे? उसे सिर्फ क्रोमोप्लास्ट बोलोगे। रेड क्रोमोप्लास्ट, येलो क्रोमोप्लास्ट, ग्रीन क्रोमोप्लास्ट। ग्रीन क्रोमोप्लास्ट इज बेसिकली क्लोरोप्लास्ट। यू गेट माय पॉइंट। ये क्या करते हैं मैम? बाकी क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? चलो हमें पता चल गया, ये तो स्टोर कर रहा है स्टार्च, ये कर रहा है फोटोसिंथेसिस। क्रोमोप्लास्ट बाकी क्या कर रहे हैं? बाकी प्रोवाइड करते हैं कलर। आप जो फूलों में देखते हो, फ्रूट्स में देखते हो, अलग अलग कलर देखते हो। अनार रेड कलर का होता है, कुछ फ्रूट्स येलो कलर के होते हैं, कुछ सब्जियां येलो कलर की होती है। वो सब कलर कहां से आता है? वो सब आता है क्रोमोप्लास्ट की वजह से। सो दे आर ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट्स। 2 मेम्ब्रेन है, खुद का अपना डीएनए है, इंटरनली स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारे स्टैक्स हैं, एंड देयर ऑफ 2 टाइप्स, क्रोमो एंड लूको। नाउ नेक्स्ट इज वैक्यूल। वैक्यूल क्या होते हैं? वैक्यूल्स आर स्टोरेज के लिए। घर की अलमीरा होती है ना जो स्टोरेज करती है, उसी तरीके से सेल के अंदर वैक्यूल होते हैं जो स्टोरेज करते हैं। लिक्विड स्टोर कर सकते हैं, गैस स्टोर कर सकते हैं, सॉलिड स्टोर नहीं करते हैं। ठीक है, दे आर स्टोरेज सैक्स। सैक्स का मतलब बोरी। तो बोरी के अंदर जैसे सामान भरते हो वैसे ही वैक्यूल के अंदर सामान भरा हुआ होता है। नाउ प्लांट्स के अंदर वैक्यूल बड़ा होता है, एनिमल्स के अंदर वैक्यूल छोटा होता है। रट्टा मत मारो, समझो। प्लांट्स के अंदर वैक्यूल क्यों बड़ा होगा? क्योंकि प्लांट्स अपने खाने के लिए दूर दूर नहीं घूम सकते। प्लांट अपनी जरूरतों के लिए दुकानों पे नहीं जा सकते, तो प्लांट को अपने वैक्यूल में बहुत सारी चीजें स्टोर करने की जरूरत पड़ती है। स्टार्च, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन, फैट, लिपिड, बहुत सारी चीजें, राइट? ऑन द अदर हैंड एनिमल्स के पास लग्जरी है, वो मूव कर सकते हैं, तो उनका वैक्यूल छोटा होता है, राइट? वैक्यूल की एक इकलौती लेयर होती है, उस लेयर को बोला जाता है टोनोप्लास्ट। एनसीईआरटी का क्वेश्चन याद अपने को करना पड़ेगा। मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज नोन एज टोनोप्लास्ट। नीट में भी ये क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फंक्शन क्या है?
पहली बात तो कोई चीज अगर बड़ी सी कोई चीज किसी चीज के अंदर प्रेजेंट है तो वो उसका शेप मेंटेन करती है। तो प्लांट सेल के अंदर इतना बड़ा वैक्यूल होता है, बाकी सारी ऑर्गेनेलीज यहाँ दबी होती है, वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, तो वो उसे क्या प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है, टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। टर्जिडिटी का मतलब उसकी शेप मेंटेन करके रखता है, राइट। उसके अंदर सेल का सैप भरा हुआ होता है, सेल में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट बनता है वो वैक्यूल के अंदर भरा हुआ होता है, उसी को बोला जाता है सेल सैप, चाहे वो अमाइनो एसिड हो, चाहे वो शुगर हो, प्रोटीन हो, कुछ भी हो, तो ये स्टोरेज भी करके देता है। अमीबा के अंदर देखोगे तो फूड वैक्यूल भी बनता है। अभी पीछे जब मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बढ़ाया था तब तुम्हें बताया था ना कि अमीबा क्या करता है, सूडोपोडिया की मदद से खाने के पास जाता है, खाने को अंदर लेता है और फूड वैक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। तो वहां पे क्या कराता है, वो खाने का वैक्यूल बनाता है। तो कभी कभी फूड वैक्यूल भी बनता है ऑर्गेनिजम्स में, स्पेशली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। बाकी कोई भी एक्सक्रीशन करना होता है, वेस्ट करना होता है, सेल से अगर कुछ भी बाहर भेजना होता है तो टेम्परेरी बेसिस पे वैक्यूल में पहले स्टोर होता है, फिर वो चीजें या तो लाइसोसोम में चली जाती है जो उसे डिस्ट्रॉय कर देगा वेस्ट मटेरियल को, या फिर सेल से बाहर चली जाएंगी। सो दीज आर द फंक्शंस दैट वैक्यूल डज। नाउ नेक्स्ट इज एनिमल सेल और प्लांट सेल। इस तरीके का दिखता है बच्चा एनिमल सेल और प्लांट सेल। दिस इज योर ये एक सेकंड रुको दिस इज योर प्लांट सेल, दिस इज योर एनिमल सेल। डिफरेंस देख लो। पहली बात तो प्लांट सेल की डिफाइंड शेप होती है, एनिमल सेल की मोस्टली इरेगुलर शेप होती है, स्फेरिकल होती है, इसकी थोड़ी सी क्यूबॉइडल होती है, क्यूबॉइडल भी नहीं मैं बोलूंगी स्क्वायरिश सी होती है। यहाँ पे देख रहे हो वैक्यूल बड़ा है, यहाँ पे वैक्यूल छोटा है। यहाँ पे तुम देख रहे हो प्लास्टिड्स दिख रहे होंगे तुम्हें, प्लास्टिड्स हैं क्या, हाँ क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पे कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं है। यहाँ पे तुम्हें एक चीज दिखेगी सेंट्रियोल, सेंट्रियोल प्लांट सेल में नहीं होती है लेकिन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, क्लास 11th के सिलेबस में तो अभी छोड़ दो। सेंट्रियोल आर अ फीचर ऑफ एनिमल सेल, दे आर नॉट देयर इन द प्लांट सेल। एंड समथिंग एल्स, और हाँ एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल होती है, यहाँ पे आउटर मोस्ट लेयर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन अ प्लांट सेल एंड एन एनिमल सेल। नाउ द लास्ट टॉपिक इज रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। इस टॉपिक का नाम है आपका सेल डिविजन। क्या नाम है बच्चा, सेल डिविजन। तो सेल डिवाइड करते हैं, बॉडी के सारे सेल्स डिवाइड करते हैं। सेल डिवाइड करते हैं तीन पर्पसेस के लिए, या तो बॉडी में कोई कट लग गया, कोई चोट लग गई, उसका रिपेयर करना पड़ेगा, रिपेयर वन फंक्शन। दूसरा बॉडी की ग्रोथ करनी पड़ेगी, छोटे के छोटे तो नहीं रह सकते, बॉडी बढ़ेगी, एक टाइम के बाद ग्रोथ होनी बंद हो जाती है लेकिन फिर भी कुछ पार्ट्स बढ़ते रहते हैं, जैसे नाखून हमारे बढ़ते रहते हैं, बाल हमारे बढ़ते रहते हैं, बाकी बॉडी फिर भी स्टेशनरी हो जाती है। लेकिन फिर भी एक बेबी से अडल्ट की लाइफ देखोगे तो ग्रोथ इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, राइट। सो ग्रोथ, रिपेयर और तीसरा है रिप्रोडक्शन। तो इन तीन फंक्शन, ये तीन मेजर फंक्शन होते हैं जिसकी वजह से सेल जो है डिवाइड करते हैं। ना बच्चा पार्टी, बॉडी में ना दो तरीके के सेल्स होते हैं, बॉडी में दो तरीके के सेल्स होते हैं। एक होते हैं सोमैटिक सेल्स, एक होते हैं आपके सेक्स सेल्स। क्या होते हैं बच्चा, सेक्स सेल्स। सोमैटिक सेल्स बॉडी के बाकी सारे सेल्स, आपके पेट के सेल्स, आंखों के सेल्स, बालों के सेल्स, लिवर के सेल्स, स्टमक के सेल्स, स्किन के सेल्स, ये सारे सेल्स क्या है, सोमैटिक सेल्स हैं। उनको तो ऐसा कोई भी सेल जो सेक्स सेल नहीं है वो क्या है, सोमैटिक सेल है। सेक्स सेल्स कौन से होते हैं, जो गमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, चाहे एग बनाएंगे चाहे स्पर्म बनाएंगे, वो क्या होते हैं हमारे सेक्स सेल्स। तो जो सोमैटिक सेल्स होते हैं वो माइटोसिस दिखाते हैं बच्चा, जो सेक्स सेल्स होते हैं वो मियोसिस दिखाते हैं, माइटोसिस भी दिखाते हैं पर वो मियोसिस दिखाते हैं। मियोसिस सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ, ध्यान से सुनो, सेक्स सेल्स में देखने को मिलती है। क्यों, अभी तुम्हें समझ आएगा। तो पहली बात माइटोसिस की बात करते हैं। व्हाट इज माइटोसिस, इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन जिससे सेल जो है रेप्लिकेट करता है। व्हाट इज मियोसिस, इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन जिससे सेल रेप्लिकेट करता है। फिर डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस पे आते हैं। माइटोसिस कहाँ होता है बच्चा, माइटोसिस होता है सोमैटिक सेल्स में। किसमें होता है, सोमैटिक सेल्स में। अगर सोमैटिक सेल्स पेपर में लिख के नहीं आना है तो तुम सिंपली ये भी लिख सकते हो कि माइटोसिस होता है रेगुलर सेल्स में, ठीक है। डॉटर सेल्स, जब सेल डिवाइड होगा एक और सेल बनेगा, राइट। तो डॉटर सेल्स जो बनते हैं, कितने डॉटर सेल्स बनते हैं, जब एक बार एक सेल डिवाइड होता है माइटोसिस से तो दो डॉटर सेल्स बनते हैं। कितने बनते हैं, दो डॉटर सेल्स बनते हैं। और ये जो डॉटर सेल्स होते हैं इनमें क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, आधा या पूरा, पूरा होता है। डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। डिप्लॉइड का मतलब मान लो ये एक सेल है जिसमें दो क्रोमोसोम्स थे, अब इसकी हुई माइटोसिस, इससे बन गए दो सेल्स, इसमें भी दो क्रोमोसोम होंगे बच्चा और इसमें भी दो क्रोमोसोम होंगे। तो डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम का नंबर सेम एज
पेरेंट सेल रहा, जितना पेरेंट सेल में क्रोमोसोम थे उतने ही डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम है। नंबर बढ़ गया, डॉटर सेल का एक सेल से 2 सेल बन गए, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर सेम रहा। इसी सिचुएशन को बोला जाता है डिप्लॉइड। क्या बोला जाता है? डिप्लॉइड। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, 23 इंटू 2 इज 46, तो 23 पेयर क्रोमोसोम ही आएंगे बाकी सेल्स में भी अगर माइटोसिस हो रही है तो। ठीक है, फंक्शन क्या होता है? माइटोसिस होती है रिपेयर के लिए और ग्रोथ के लिए। कितने स्टेप्स होते हैं इसमें? इसमें होते हैं बच्चा एक स्टेप। कितने होते हैं इसमें? स्टेप एक ही होता है। नाउ वी हैव मियोसिस। मियोसिस कहां पे होता है? मियोसिस होता है सिर्फ और सिर्फ सेक्स सेल्स में। किसमें होता है? सेक्स सेल्स में, जैसे कि स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए, जैसे कि एग की फॉर्मेशन के लिए। देन डॉटर सेल्स इसमें कितने बनते हैं? 4। कितने डॉटर सेल्स? 4। डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम का नंबर आधा होता है कि पूरा होता है? आधा होता है। हैप्लॉइड क्रोमोसोम, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड का मतलब हाफ क्रोमोसोम्स। और फंक्शन क्या होता है इसका? रिप्रोडक्शन। क्या फंक्शन होता है? रिप्रोडक्शन। फ्री पीडीएफ ले लेना, अच्छी लग रही है एक्सप्लेनेशन लाइक कर देना। और हाउ मेनी स्टेप्स इसमें होते हैं? इसमें 2 स्टेप्स होते हैं। एक स्टेप में 2 सेल्स बनते हैं, फिर दूसरे स्टेप में 2 सेल बनते हैं, तो टोटल बनते हैं इसमें 4 डॉटर सेल्स। अच्छा, इसमें क्रोमोसोम का नंबर आधा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सेक्स के लिए सेक्स सेल्स बनते हैं। जब सेक्स होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा, तो आधे क्रोमोसोम मम्मी से आएंगे, आधे क्रोमोसोम पापा से आएंगे, तभी तो बच्चे में पूरे क्रोमोसोम आएंगे। अगर मम्मी से भी डिप्लॉइड क्रोमोसोम आ जाते हैं, डबल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, पापा से भी डबल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ जाते हैं, बच्चे में तो डबल 4 गुना हो जाते हैं ना। मान लो ह्यूमन बींग्स में 46 होते हैं, मम्मी से भी 46 आ गए, पापा से भी 46 आ गए, कितने हो गए? 92 क्रोमोसोम हो गए। ह्यूमन बींग्स थोड़ी बनेंगे, फिर भी तो कुछ और ही स्पीशीज बन जाएगी। लेकिन मियोसिस होती है सेक्स सेल्स में, क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है ताकि बेबी में क्रोमोसोम का नंबर सेम रहे। तो मम्मी से 23 आते हैं 23, पापा से 23 आते हैं, बेबी में बनते हैं 46, विच इज नॉर्मल फॉर ह्यूमन बींग्स। ठीक है, so this and these are 2 different cell divisions. Now let's do some question, NCERT के इंडेक्स क्वेश्चन और फाइनल क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सेल किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक भाई साहब ने 1664 में थिन स्लाइस ऑफ कॉक के ऊपर। वाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म फंडामेंटल लेवल पे सेल से मिलकर बना हुआ होता है। फंक्शनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक सेल इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल अमीबा जो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। थर्ड क्वेश्चन, कौन सा सब्सटेंस है? CO2 और वाटर जैसे सब्सटेंस सेल में से कैसे मूव करते हैं? CO2 मूव करती है डिफ्यूजन से, और वाटर मूव करता है आपका ओस्मोसिस से। किससे मूव करता है? ओस्मोसिस से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसे सिलेक्टिवली परमिएबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सबको एंट्री और एग्जिट नहीं देती है। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस सिलेक्टिवली किया जाता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सिलेक्टिवली परमिएबल। देन कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनेली जिसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल है? तो हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के पास अपना खुद का डीएनए होता है। प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट्स में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल्स में भी होता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया होता कि सिर्फ एनिमल वाला बताओ तो प्लास्टिड लिख के आते तो गलत हो जाता, माइटोकॉन्ड्रिया लिखना था। सो वो डिवीजन याद रखना। देन इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल इज डिस्ट्रॉयड, अगर एक सेल की ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर दो किसी केमिकल या फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से, तो क्या होगा? सेल मर जाएगा। सिंपल सा फंडा है, सेल मर जाएगा। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? उन्हें सुसाइड बैग्स क्यों बोला जाता है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल ऑर्गेनेली होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर। इन्हें सुसाइड बैग इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होती है। अगर जरूरत पड़ेगी तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम सेल को खत्म कर देगी ताकि बॉडी के बाकी सेल बचे रहे। देन वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज? प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं राइबोसोम्स में। ये राइबोसोम्स पाए जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। नेक्स्ट इज प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच का डिफरेंस। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल में नहीं होती है। प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल होता है, एनिमल सेल में छोटा वैक्यूल होता है। प्लांट सेल का साइज ज्यादा बड़ा होता है, एनिमल सेल का साइज छोटा होता है। प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड्स होते हैं, इसके अंदर प्लास्टिड्स नहीं होते हैं। एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल होता है, प्लांट सेल के अंदर नहीं होता है। बट वो वाला जो पॉइंट है वो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, वो क्लास 11th का है, तो मैं यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज हाउ इज अ प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम अ यूकैरियोटिक सेल? ये मैं पहले करवा चुकी हूँ, आपके होमवर्क में मैं दे रही हूँ, कमेंट्स में मत देना, लेकिन एक बार डायरी में लिख के, कॉपी में लिख के जरूर देख लेना।
नेक्स्ट इज व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन फट जाएगी तो क्या होगा, सेल की शेप खत्म हो जाएगी, सेल की शेप मेंटेन करता है, सेल के अंदर से कोई भी सामान बाहर चला जाएगा, सेल के अंदर कोई भी सामान आ जाएगा, क्योंकि दरवाजा टूट गया है भैया घर का, राइट, इवेंचुअली सेल क्या हो जाएगा, सही से फंक्शन नहीं करेगा और सेल की हो जाएगी मौत। तो ये तीन चीजें होंगी। Then what would happen to the life of a cell if there was no Golgi apparatus? अगर गोल्जी apparatus नहीं होगा तो सेल के पास क्या होगा, सेल के अंदर जो भी सामान बनेगा वो अपनी सही डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेगा, चाहे वो सेल के अंदर हो चाहे सेल के बाहर हो, क्योंकि गोल्जी apparatus ही सेल की चीजों को मॉडिफाई करके, पैकेज करके, स्टोर करके कहीं ना कहीं भेजता है। तो वो सारा आइटम नहीं होगा और सेल डिसफंक्शनल हो जाएगा, इवेंचुअली क्या पता सेल की डेथ भी हो जाए। Then which organelle is known as the powerhouse of the cell and why? Mitochondria, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ adenosine triphosphate which is ATP. Now next is where do the lipids and protein constitute? लिपिड्स बनते हैं बच्चा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे और प्रोटीन्स बनते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, बायोमेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं। देन हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड्स? अमीबा में एंडोसाइटोसिस होता है, उस पूरे प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। सूडोपोडिया की मदद से अमीबा अपने खाने के पास पहुंचता है, खाने को अंदर लेता है, फूड का वैक्यूल बनाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। इट इज अ टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस, ठीक है। देन व्हाट इज ऑस्मोसिस? मैंने डेफिनेशन बताई है, ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस जिसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स की तरफ चीजें मूव करती हैं, ठीक है। देन व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9? क्वेश्चन नंबर 9 इज कौन सी सेल डिवीजन है जो ग्रोथ और रिपेयर के लिए चाहिए होती है? माइटोसिस, जो सोमैटिक सेल्स में होती है। और कौन सी सेल डिवीजन है जो गमीट फॉर्मेशन में चाहिए होती है, चाहे वो स्पर्म हो चाहे वो ओवम हो? तो रिप्रोडक्शन के लिए हमें जो चाहिए होता है वो होता है मियोसिस, जिसमें आपका क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ इस चैनल के बारे में बात करके चैनल को बड़ा करने में मेरी हेल्प जरूर करिएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट कि मैंने जो आपको सैम्पल पेपर्स यहाँ पे रेफर किए हैं, जिनसे हमने हमारे होमवर्क क्वेश्चन लिए हैं, उनको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से खरीद सकते हैं। सबसे सस्ती बुक्स का लिंक्स है और साथ में इसकी पीडीएफ भी मैं दे रही हूँ। पीडीएफ के साथ साथ इस चैप्टर के मैंने हैंडमेड नोट्स बनाए थे बच्चा, वो हैंडमेड नोट्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। दिस इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल आई वांट इज कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सो डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ कमेंट डाउन। अ काइंड कमेंट गोज अ लॉन्ग वे एंड या जस्ट spread the word and tell people about this channel. Bye bye and thank you.